हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम प्रयास जेई 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस या फिर आप कह दो क्वालिटेटिव एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे अगर देखें तो ये पहला ही लेक्चर है ना। फुल फ्लेज आज फर्स्ट लेक्चर होगा। लास्ट क्लास में हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं करी थी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड मॉर्निंग, नमस्कार सब लोगों को। कैसे हो सब लोग भाई, जल्दी बताओ देखें। सब मस्त हो एकदम, जबरदस्त जोरदार हो? यस यस। हाँ जी हाँ जी। मैं देख रहा हूँ सॉल्ट एनालिसिस, ये जब से स्टार्ट हुआ है चैप्टर है, लग रहा है जनता की संख्या में भारी कमी देखी गई है? क्यों भाई, ये भारी कमी किस वजह से है भाई? सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर की वजह से? हाँ, मतलब ऐसे होता है कि यार ये तो बहुत ऐसा चैप्टर है यार सर, ये तो याद रखने वाली चीज है ना? हम्म। हाँ जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बढ़िया सब, हम लोग तो बहुत बढ़िया है ना। हाँ, अभी मुझे लग रहा है जनता रिवीजन कर रही है ना। रिवीजन कर रही है सर, रिवीजन कर रहे हैं। साथ जो चल रहा है उसको नहीं पढ़ रहे, वो तो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना जरूरी है ना। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नींद नहीं खुली होगी अभी, बोले यार सुबह सुबह कौन उठ के पढ़ेगा इतना जल्दी, बाद में देख लेंगे लेक्चर, है ना। भाई बाद में कुछ नहीं देखा जाता, सीधी सी बात यही है कि लाइव सेशन होता है उसको लाइव में देख लो, वही सबसे बड़ा फायदा है ना। बाद में दिक्कत ही आती है, एक बार लाइव नहीं देख पाए ना तो फिर रिकॉर्डेड देखने में प्रॉब्लम आती है, फिर कुछ और काम आ जाएगा, फिर बोलेंगे और बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, बाद में देखते देखते फिर वो बैकलॉग बन जाते हैं, है ना। तो लाइव क्लास को तो लाइव ही अटेंड करें तो सबसे बढ़िया है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। यस, आ जाओ आ जाओ। अबे तो ठंड है तो कौन सा साला तुम्हें मैं तपस्या करवा रहा हूँ? कोई कह रहा है सर ठंड है, तो ठंड है तो कौन से मैं कपड़े उतरवा के कहीं बाहर एकदम कॉपी किताब लेके बिठवा रहा हूँ? ऐसा थोड़ी ना है, घर में तो बैठे हो, घर में कौन सी ठंड है बताओ? हाँ? भाई रजाई वजाई कहीं दुपक के कुछ कंबल उम्बल ओढ़ के तो बैठे होंगे। कोई खुले में जाके कोई आसन थोड़ी ना कर रहे हो यार पढ़ाई वाला। कह रहे ठंड है, तो घर में क्या उखाड़ लेगी तुम्हारा ठंड है? चलो। और बेटा ठंड में कई काम ऐसे भी तो करते हो जिसमें और ज्यादा ठंड लगती है ना। सुबह सुबह कई काम वो भी तो होते हैं। आओ पढ़ लो, आ जाओ। चलो जी, लेक्चर नंबर 2 में आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, टेस्ट फ्लेम टेस्ट हो गया, बोरेक्स बी टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद फोस्फेट बी टेस्ट हो जाएगा, चारकोल कैविटी टेस्ट आएगा, ऐसे करके 4-5 टेस्ट तो ये वाले हो गए। फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद ड्राई हीटिंग टेस्ट करेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी टेस्ट्स हैं आज वाले सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं। और आज वाले सेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो, बहुत सारी क्या मतलब मैक्सिमम चीजें ऐसी भी हैं जो आपको याद भी रखनी पड़ेगी, है ना। और मेरे हिसाब से आप सब लोग तैयार हो वो सारी चीजें याद करने के लिए, क्यों भाई, हो ना? यस यस यस। तो देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। मैं इंट्रोडक्शन से वापस स्टार्ट करता हूं, वापस से एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं सॉल्ट एनालिसिस का। हम लोगों ने बात करी थी भाई, जो सॉल्ट होता है जैसे मान लो NaCl सॉल्ट है ना, इस NaCl सॉल्ट में एक प्रेजेंट होता है केटायन और दूसरा प्रेजेंट होता है एनायन। हमने लिखा था कि जो केटायन है उसको, वो कहां से आता है? बेस बेस से आता है। और जो एनायनिक पार्ट है वो कहां से आता है? एसिड से आता है। तो जो एसिड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते थे? एसिड रेडिकल्स बोलते थे। यस। और जो हमारे केटायन होते थे सर, हम उनको बेसिक रेडिकल्स कहते थे। सर सॉल्ट एनालिसिस का क्या मतलब है? आपको एक सॉल्ट दिया जाता है स्कूल एग्जाम्स में कहीं पर भी, है ना, तो आपको ये बताना पड़ता है कि उस सॉल्ट में केटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है ना। और केटायन और एनायन का पता लगाना एक सिस्टमेटिक वे से थ्रू द नंबर ऑफ टेस्ट, उसी को बोला जाता है सॉल्ट एनालिसिस। या फिर अगर इसकी जगह कहीं पर क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखा हुआ मिले तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव अलग चीज है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो,
या फिर लास्ट में ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ते हो, लेकिन यहां पर बात आएगी सिर्फ किसकी, क्वालिटेटिव एनालिसिस की, क्वालिटी का हम लोग पता लगाने वाले हैं। यस, ऑल राइट। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला था यार कैसे पता लगाते हैं भाई, कोई एक प्रोसेस होना चाहिए ना, जैसे दुनिया में सैकड़ों केटाइंस हैं, सैकड़ों एनायंस है, और देर आर हंड्रेड्स ऑफ सॉल्ट्स, कैसे पता लगता है सर, है ना, कैसे पता लग रहा है सर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। इन प्रिलिमिनरी टेस्ट से हमें एक आइडिया लगता है कि यार, हम लोग आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई एलिमिनेशन वाली चीज खेलने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि यार जैसे मान लो 10 केटाइन है ना, तो 10 केटाइन में से यार ये 4 केटाइन तो नहीं हो सकते, है ना, ये वाले 5 केटाइन तो नहीं हो सकते, ये 2-3 केटाइन में से कोई एक हो सकता है। तो वो जो 2-3 केटाइंस हैं उनका फिर हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। यस, ये जो आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, ये वाले टेस्ट ड्राई टेस्ट होते हैं ना, इसमें कोई पानी वानी ज्यादा कुछ एक्वस सॉल्यूशन वगैरह नहीं लेते हम लोग, है ना। और ये जो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, ये वेट टेस्ट होते हैं ना, ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, बढ़िया पानी डाल के उसमें कुछ और एक्वस सॉल्यूशन मिला के वेट स्टेट में, है ना, उस कंडीशन में हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। डन। और ये वाले जो टेस्ट होते हैं सर, ये ड्राई स्टेट में होते हैं जनरली। हाँ, क्या मतलब, 1-2 बूंद पानी मिला दिया तो बात अलग है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं लेते। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस यस, डन डन डन, ऑल राइट। अच्छा, फिर उसके बाद सर ये प्रिलिमिनरी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, देखो कई बार हम लोग किसी सॉल्ट की फिजिकल अपीयरेंस से पता लगा लेते हैं, है ना, उसकी शक्ल देख के पता लगा देते हैं, वाह यार मतलब ये तो ये वाला सॉल्ट हो सकता है ना, अंदाजा लगा सकते हैं, कलर देख के अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं ना यार, आपने देखा होगा बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हाथ में लेते स्मेल आती है, कई बार तो वो अच्छी होती है, कई बार ऐसा लगता है जैसे फेंक दें इसको वापस बाहर, है ना। तो वो होता है फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट। यस, कई बार क्या होता है हम लोग उसको हीट करते हैं, लेकिन हीटिंग कैसी होती है, ड्राई हीटिंग होती है, उसमें पानी नहीं मिलाते, ड्राई हीटिंग लिया, हीट करने लग गए। अब जब उसको हीट करेंगे तो मतलब हीट करने से कई बार कोई गैसेस निकलती है ना, और गैसेस की कई बार स्मेल होती है कुछ ऐसी, कई बार उनकी जो अपीयरेंस होती है, उनका जो फ्यूम्स होते हैं वो कोई कलर्ड के होते हैं। तो हम लोग वहां से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि मान लो लेट से आपने किसी को हीट किया और रोटन एग स्मेल निकली, है ना, रोटन एग है ना, सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल आता है ना, जैसे सल्फर जो है, सल्फर है ना, सल्फर को हीट करने जैसी स्मेल निकली, ऐसा लगता है ना, जैसे कभी हम लोग देखते हैं, कभी आप लोग जाते होंगे तो हाँ पंजेंट स्मेल हो सकती है। जैसे लेट से सुबह सुबह मॉर्निंग में आपने सर्दियों में देखा होगा लोग कुछ लकड़ी वकड़ी जलाते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो टायर टायर जलते हुए देखे कभी, है ना, टायर जो होते हैं उनसे स्मेल आती है, तो वो सल्फर की स्मेल होती है, क्योंकि जो टायर होता है उसमें रबर होता है ना। तो मतलब ये ऐसे ऐसे आप लोग अंदाजा लगाते हो हीटिंग वगैरह करके। फिर और क्या हो सकता है, फ्लेम टेस्ट हो सकता है। ये जो फ्लेम टेस्ट था ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट में था, अगर आपको याद हो तो, है ना। अब आप बोलोगे सर हमने तो एस ब्लॉक पढ़ा ही नहीं है ना। हाँ सर हमने तो एस ब्लॉक पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एस ब्लॉक नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, कक्षा 11 में तो पढ़ा होगा, है ना, 11 तो पास करके आए हो सब लोग, आए हो ना। हाँ, तो वहां पर आता है एक बोरेक्स बीट टेस्ट आता है ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है ना, बोरेक्स बीट। अब ये वाला पार्ट जो था वो पी ब्लॉक एलिमेंट से इस बार सिलेबस से हटा दिया गया था, है ना। तो ये बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ना। फिर उसके बाद फॉस्फेट बीट, ये लगभग दोनों भाई बहन ही है, यू मानो आप लोग। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये वो टेस्ट हैं जो हम लोग आज वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट आते हैं, है ना। ये कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। ये वाले जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं जनरली इनसे हम लोग केटाइन का पता लगाते हैं, है ना। इनसे ना जनरली आइडिया किसका लगता है, जो मेटल के केटाइंस होते हैं उनका पता लगता है ना। और फिर उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट से हाँ श्योर हो जाता है कि भाई यही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो आ जाओ भैया, करें क्या स्टार्ट, है ना, स्टार्ट करते हैं आप। सर कौन कौन से टेस्ट पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे फ्लेम टेस्ट से। शुरुआत किससे होगी, फ्लेम टेस्ट से। यस, शुरुआत किससे होगी, फ्लेम टेस्ट से होगी। यस यस यस, शुरुआत किससे, फ्लेम टेस्ट से होगी। सर कैसे करते हैं फ्लेम टेस्ट, है ना। और सर ये वाला जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, देखो जनरली जो फ्लेम टेस्ट होता है, जनरली जो फ्लेम टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। अब ये आप लोग जानते ही हो कि जो अल्कली मेटल्स है इसका मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए, यस। और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है सर ये कौन से ग्रुप के हो गए, सर ये ग्रुप नंबर 2 के टेस्ट हो गए। मानते हो इस बात को, है ना। क्या करते हैं इसमें, सुनो
इसमें क्या किया जाता है, लेट से आपके पास ना, आपके पास एक बाउल है लेट से ना, वो कभी अगर आपने लैब की शक्ल देखी होगी ना, तो लैब में आपको ऐसा एक बाउल सा मिलता है राउंड शेप का, है ना, डिश मिलती है ना। यस यस, देखा है कभी। उस डिश में क्या करना है, आपको जो सॉल्ट मिला है ना, जो सॉल्ट आपको मिला है, कई बार वो जो सॉल्ट होता है वो पुड़िया में दिया जाता है, हमें तो पुड़िया में देते थे, है ना, ऐसे जैसे लैब में जाते थे, लैब में जाके ऐसे कागज की पुड़िया में अंदर कुछ डाला हुआ मिलता है, बोले ये लो और खेलो इसके साथ, ऐश करो। उल्टे सीधे केमिकल मिलाते रहते थे, कई बार कुछ होता था, कई बार कुछ होता था, कई बार कोई गैस निकलती थी, कोई कलर आता था, कुछ कंफर्मेशन नहीं होता था, क्योंकि तरीका नहीं पता था, है ना। हाँ, चाइना डिश भी बोलते हैं इसको। यस हाँ। तो सर इसमें क्या किया है, देखो इसमें आपने मिला लिया सॉल्ट, है ना, इसमें क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, लो ये ला सर सॉल्ट। अब इस सॉल्ट के अंदर आपको और क्या ऐड करना है, आपको ऊपर से ऐड करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यस, इसमें क्या ऐड करना है ऊपर से, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, है ना, एसिड ऐड कर दिया, लो सर कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड कर दिया। यस, अब समझना, हाँ। यस, अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ये जो सॉल्ट मिला है ना, ये क्या बन जाएगा, पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये पेस्ट बन जाएगा इसका लगभग, है ना। यस यस, कैसा बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा ऐसा, है ना। और अब सिंपल सी बात है, लेट से जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, जैसे मान लो आपका कोई मेटल है, सोडियम है लेट से, है ना, तो भाई उसका क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाता है, क्लोराइड। जैसे जिंक होता है मेटल, है ना, हम सब लोग जानते हैं कि भाई जैसे लेट से आपका जिंक है, उसने रिएक्ट किया HCl के साथ, एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2, क्लोराइड ही तो बनता है यार। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, सही कह रहा हूं क्या मैं। यस, तो ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा, मेटल का क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब HCl के साथ रिएक्शन होगी तो मेटल का क्लोराइड बन जाएगा। और आपको जानकर बड़ी खुशी है कि ये जो मेटल क्लोराइड होगा ये कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। कैसा होगा, वोलेटाइल होगा, है ना, तभी तो उसको हीट करने में मजा आएगा, है ना। भाई अगर मान लो कोई वोलेटाइल नहीं हो तो उसको हीट करने से मजा ही क्या है, वोलेटाइल हो तो हीट करने से और मजा आएगा। अब आपको क्या करना है, ये पेस्ट जैसी स्ट्रक्चर बन गई, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ आपने इसको ले लिया। अब आप क्या करते हो, प्लेटिनम का वायर लेके आते हो। किसका वायर, प्लेटिनम का वायर। क्या लाते हो, प्लेटिनम का वायर। देखा है क्या कभी लैब में प्लेटिनम का वायर, है भाई, अरे बोलो ना, ये है प्लेटिनम, है ना। कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये प्लेटिनम ही क्यों लिया जाता है, ऐसी क्या खास बात है कि साला जब भी हमें कोई टेस्ट करना होता है ना, जब भी कुछ ऐसा करना होता है तो हम लोग प्लेटिनम ही लेते हैं, क्यों, मतलब ऐसा क्यों, क्या खास बात है ऐसी, है ना। प्लेटिनम को क्या पसंद है, मतलब सारे सॉल्ट को प्लेटिनम ही पसंद क्यों, क्या लगता है आपको। हम तो फ्लास्क लेकर गए थे। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, फ्लास्क में कर लो, ऐसी क्या बात है। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। क्या मिलता है, यस सर बिल्कुल सही बात है। ये जो आपका सर प्लेटिनम होता है ना, ये नोबल मेटल होता है, नोबल मेटल। नोबल मेटल जैसे आपका जो बहुत कम रिएक्टिव होता है, जैसे सिल्वर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, है ना, ये वाले जो मेटल्स होते हैं, प्लेटिनम हो गया, ये सर नोबल मेटल्स होते हैं, है ना। सर ये बहुत ज्यादा इनर्ट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यस, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो अगर जब आप इसको हीट भी करते हो ना तो ये खुद मेल्ट नहीं होता। सबसे बढ़िया बात ये, मान लो आपने ऐसा कोई वायर लिया छोटा सा, है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम था, वो ले लिया और उसको आपने बर्नर पे हीट कर दिया, तो साला पता चले सॉल्ट क्या तो पता नहीं, लेकिन ये जो वायर था वही मेल्ट हो गया, तो हमारा जो काम है मतलब वो तो चलेगा ही नहीं ना। तो हम लोग ऐसी चीज लेना चाहते हैं जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। यस, प्लेटिनम होता है, काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये इनर्ट होता है ना, खुद रिएक्ट नहीं करता, ये दूसरे को रिएक्ट करने का मौका देता है ना। तो भाई ये दानी आदमी है बड़ा, क्या दानी आदमी है ना। आजकल दान मतलब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए किया जाता है, या फिर बहुत कम लोग होते हैं जो दान करते हैं मतलब अपने श्रद्धा से, लेकिन ये बड़ा दानी आदमी है ना। हाँ, तो अब क्या करते हैं आप लोग, आपने ये प्लेटिनम का वायर लिया, इसके आगे एक छोटा सा लूप सा बना होता है ऐसे, तो आपको क्या करना है, ये जो प्लेटिनम का वायर है इसको इसके अंदर डिप करना है ना, इसके अंदर डिप करना है। तो इसके अंदर जैसे ही डिप करोगे, इसकी जो प्लेटिनम वाली वो जो वायर होगा उसके अंदर ये जो सॉल्ट होगा वो चिपक जाएगा आगे। यस, उसके आगे क्या चिपक जाएगा, सॉल्ट चिपक जाएगा। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, जो ये सॉल्ट होगा ये इस प्लेटिनम वायर के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है सर, चिपक गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, आपके पास होता है बंसन बर्नर। कभी नाम सुने हो क्या इस आज से पहले, है भाई। आपके पास एक क्या प्रेजेंट होता है, आपके पास होता है एक बंसन बर्नर। यस, आपके पास क्या होता है बेटा, एक बंसन बर्नर। यस, बंसन बर्नर। यस, ये जो बंसन बर्नर आपके पास है,
आप क्या करते हो, ये वाला जो मेटल ये वायर था, इस वायर के अंदर वो सॉल्ट चिपक रखा था, उसको लेके जाते हो इसके अंदर और हीट करते हो। क्या करते हो, इसको हीट करते हो। तो कुछ ऐसे होते हैं मेटल के सॉल्ट्स, कुछ मेटल के सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, मेटल क्लोराइड्स ऐसे होते हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर शो करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने सोडियम ले रखा है, तो जो सोडियम अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो वो आपका येलो कलर शो करेगा, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो होंगे डिफरेंट डिफरेंट मेटल के केस में। यस यस यस, देखा है बर्नर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आग नहीं लगानी बेटा, उसको हीट करना है सिर्फ, है ना। इसके ऊपर सॉल्ट प्रेजेंट है। अब ऐसे तो नहीं ना मुट्ठी में लेके जाओगे, है ना, हाथ में हथेली में लेके जाओगे, हथेली तो इसके ऊपर चढ़ाने से रहे, क्यों भाई। तो इसी वजह से ये प्लेटिनम यूज किया था कि इसके ऊपर वो चिपक रखा है सॉल्ट, इसके अंदर डाल दो, है ना। तो फिर क्या करेगा, फिर ये अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करेगा। अब बात ये आती है कि कलर चेंज शो करता क्यों है। सबसे पहले तो ये रीजन देखो कि सर ये कलर चेंज आता क्यों है, भाई ये दिमाग में आना चाहिए ना। कि फ्लेम ये ना ये टॉपिक हो गया, हो चुका है तुम्हारा, मतलब यूं मानो एस ब्लॉक एलिमेंट में ये जो टेस्ट आते हैं ना, ये टेस्ट हो चुका है, एस ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, यूं मानो आप। अब बात ये आती है कि सर ये कलर क्यों आता है। सबसे पहले तो ये बताइए आप, है ना, कलर क्यों आता है। देखो सिंपल सी बात है, जो भी मेटल होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां प्रेजेंट है, अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या किया, इसको नीचे से गर्म किया, है ना, हीट किया। भाई गर्म करने से लोग एक्साइट हो जाते हैं, है ना। अब और गर्मी का एहसास, सर्दियों में जो मजा है गर्मी का, मतलब वो तो आप समझ ही सकते हो कहाँ है ना। तो अगर कोई सर्दी में हीट कर दे तो मजा ही आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन था अपने ग्राउंड स्टेट में था, आपने जैसे उसको हीट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, सर चला जाएगा कहाँ, एक्साइटेड स्टेट। कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कुछ एनर्जी क्या करके गया होगा, एब्जॉर्ब करके गया होगा। और वो जो एनर्जी रही होगी, यस, न्यू न्यू, है ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो कुछ रही होगी, है ना, न्यू रही होगी उसकी वेवलेंथ। जो भी इसने रेडिएशन अब्सॉर्ब करी होगी उसकी वेवलेंथ न्यू रही होगी। और देखो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला गया एक्साइटेड स्टेट में, हम सब लोग जानते हैं कि यार स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये क्या करता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। अब जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, और वो जो रेडिएशन है अगर उसका वेवलेंथ विजिबल रीजन में है, अगर उसका वेवलेंथ विजिबल रीजन में है तो वो आपको दिखाई देगा कलर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाई देगा। यस, मेरी बात समझ में आई। अब सर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, जब सोडियम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कुछ अलग कलर की वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा। जैसे मान लो पोटेशियम है, जब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो कुछ अलग कलर की वेवलेंथ अब्सॉर्ब करेगा। तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ अब्सॉर्ब और एमिट हो रही है, इसी वजह से जो आपको कलर दिखाई देगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा। बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या, है ना। यस यस यस, क्या ये बात समझ में आई। कलर चेंज शो करने का रीजन ये है ना। हाँ, वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी, इसी वजह से कलर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ना यार, एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जब पढ़ते थे, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते थे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर आपका जेड डिफरेंट डिफरेंट होगा, जेड यहां पर क्या होता था, जेड फॉर जेब्रा नहीं होता था महाराज। यस, अरे जेड फॉर जेब्रा नहीं होता था, जेड है यहाँ पर एटॉमिक नंबर। तो सर हमने एनर्जी पढ़ी है, एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये जो एक्साइटेड स्टेट होगी इसकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। और जब एनर्जी डिफरेंट है तो ये जो एनर्जी का गैप है डिफरेंट है, एनर्जी गैप डिफरेंट है तो म्यू डिफरेंट है, और म्यू डिफरेंट है तो लेमडा भी डिफरेंट होगा, और लेमडा डिफरेंट है तो सर कलर भी डिफरेंट होगा, है ना। इसी वजह से कैरेक्टरिस्टिक कलर आपको दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है सर, कलर भी पता लग गया सर। अब कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते, है ना, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। जैसे जैसे मैं यहां पर दिखाऊंगा बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है ना आगे। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है दादा, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते, है ना। ये कहते हैं भैया हम कोई कलर चेंज शो नहीं करेंगे। क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है ना। बेरिलियम मैग्नीशियम ने क्यों मना कर दिया, हाँ भाई, बेरिलियम और मैग्नीशियम ने क्यों मना कर दिया, हम फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे। क्या रीजन हो सकता है, आपके दिमाग में क्या आती है। यस यस, आपके दिमाग में क्या है। बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते, क्यों 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 क्यों। देखो भैया सीधी सी बात है, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। तो सर ये बेटा मांगे ना, इनकी जो साइज है ना सर काफी छोटी है सर, है ना। नीचे जाने पर साइज बढ़ता है ना, तो इनकी जो साइज होती है वो काफी छोटी होती है। यस सर, साइज छोटी होने से फायदा क्या है,
फायदा ये है कि भैया इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, है ना। इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा सर वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जबरदस्त अट्रैक्शन है, प्लस माइनस के बीच जबरदस्त अट्रैक्शन है। तो इसको अगर आप हीट भी करोगे ना, हीट भी करोगे, इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं अपने न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा, एक्साइट ही नहीं होगा, तो फिर कोई किसी तरह का विजिबल रीजन आपको कोई कलर दिखाई नहीं देगा, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इनका जो लेमडा होता है वो विजिबल रीजन में नहीं होता। नहीं महाराज, आप ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता, या तो ऐसे समझ लो आप, है ना। क्यों? क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत जबरदस्त होती है, बहुत हाई होती है, इसी वजह से। और हाई होने का जो रीजन है वो है छोटी साइज। छोटी साइज होने का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के काफी पास पास हैं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को कोई बाहरी चीज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती आसानी से, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, तब जाके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, है ना। तो जब आप हिट करते हो तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होता, और एक्साइटेशन नहीं होता तो बाकी कहानी भी, फ्लेम टेस्ट वगैरह की बात हम लोग नहीं करेंगे, है ना। तो यहां से सीखने को क्या मिलता है, यहां से सीखने को क्या मिलता है, यहां से सीखने को ये मिलता है कि भैया प्लस और माइनस जितना पास रहे उतना बढ़िया है ना। जितना पास रहेगा इलेक्ट्रॉन को कोई और एक्साइट नहीं कर पाएगा, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। तो इससे हमें ये चीज सीखने को मिलती है। जीवन में थोड़ा ध्यान रखें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आजकल, है ना। हाँ, तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने आसपास ही रखें, ज्यादा दूर ना जाने दे, कहने का मतलब ये है। यस, चलिए जी, ये बात हो गई। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है ना। यहां पर एक और बहुत बढ़िया चीज लिखी है। यस, यहां पर एक और बहुत बढ़िया चीज लिखी है, लिखा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, है ना। इस पे क्वेश्चन पूछा एक बार जेई ने, लिखा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखो जितनी भी चीजें है ना मैं सारी आपको एक बार में बता दूंगा, ये क्या है, हर जगह नाम आएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, है ना, रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना, ऐसे बहुत बार नाम आएगा। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और व्हाट इज रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। यस, आओ जी। यस यस, तो देखो अगर आपके पास ये बर्नर है मान लेते हैं, है ना, ऐसा एक बर्नर है, वो आपने ले रखा है, ठीक है सर, ले लिया। और ये जो बर्नर है मतलब, है ना, यहाँ पर वो एक वो लगा रखा होता है ना जिसमें से आप घुमाते हो तो वो जो लो होती है वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे होती है ना। तो सर यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपकी निकली फ्लेम, है ना। भाई फ्लेम की शक्ल आपको अच्छी ना लगे ना तो छोड़ देना भले इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्लेम की अगर आपको शक्ल अच्छी ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग बस भावनाओं को समझना, फीलिंग्स को समझना, है ना, फीलिंग्स को समझना। लो देखो, यस, फीलिंग्स को समझे। फ्लेम जो है मान लेते हैं कुछ ऐसी फ्लेम, है ना, कुछ ऐसी फ्लेम है सर। यस यस, हाँ, अरे आप समझ लो भाई, ये बहुत काम की चीज चल रही है, फिर तुम मुझे बोलोगे सर ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग ये नहीं समझ आया वो नहीं समझ आया, इसको समझ लो अच्छे से आप। तो तो सुनो, ये जो आउटर कोन होता है ना, आउटर कोन, ये जो बाहर वाला कोन है, ये जो फ्लेम है दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, आउटर कोन, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, है ना। आउटर कोन मैं ऐसे कह सकता हूं, बाहर वाला जो कोन है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्यों? अरे ऑक्सीडाइजिंग क्यों बोला है, ये इसलिए बोला है बिकॉज ये एयर के कांटेक्ट में है। ये क्या है, एयर के कांटेक्ट में है, बाहर एयर है ना, एयर ऑक्सीजन। तो ये जो फ्लेम होगी ये क्या करती है, एयर की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीडाइज करने का काम करती है। एयर की प्रेजेंस की वजह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीडाइज करने का काम करती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। और ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट, यस, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना। ये जो फ्लेम है भाई इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना। ये जो फ्लेम है अंदर वाला पार्ट है ना, रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब इनर कॉन, रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब इनर कॉन। यस, रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब इनर कॉन। ये वाली जो फ्लेम होती है ये रिडक्शन का काम करती है। रिडक्शन का काम क्यों करती है, कोई आपसे ये भी पूछ ले, रिडक्शन का काम करती है तो इसको रिड्यूसिंग फ्लेम बोल दिया आपने। तो सर ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइजिंग था, तो ये रिड्यूसिंग किसकी वजह से है, ये रिड्यूसिंग होता है बेटा, रिड्यूसिंग फ्लेम होती है बिकॉज ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, है ना, बिकॉज ऑफ अनबर्न्ड, है ना, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, है ना। भाई देखो ना, जब आप इसको हीट करते हो इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्यूल ही तो होता है, वो फ्यूल बाहर जाता है उसको आप इग्नाइट करते हो, तो वो जो फ्यूल है मतलब कार्बन, और जो कार्बन है, जो कार्बन है, जो कार्बन है वो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अनबर्न्ट रह जाता है। यस, जो अनबर्न्ट रह जाता है। यस, मेरी बात समझ में आई क्या?
वो क्या रह जाता है, अनबर्न्ट रह जाता है। और वही जो कार्बन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, देखो जी हमारे तो अभी मेटलर्जी सिलेबस से हट गया, नहीं तो हम लोग ये कहते थे कि जो कार्बन होता है एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। Zn प्लस सी गिव Zn प्लस सी गिव ZnO प्लस सी गिव Zn प्लस सी, है ना। तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन। यस, तो जो अनबर्न्ट कार्बन होता है ये रिडक्शन का काम करता है, दैट्स व्हाई दिस फ्लेम इज नोन एज रिड्यूसिंग फ्लेम। मेरी बात समझ में आई क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं हॉटेस्ट पार्ट इस फ्लेम का, सबसे हॉट पार्ट कौन सा होगा, ऊपर होगा या फिर नीचे होगा? क्या लगता है आपको, इस फ्लेम का सबसे हॉट पार्ट कहां होगा, सबसे जबरदस्त पार्ट कहां होगा? इस फ्लेम का सबसे हॉट पार्ट कैसा कहां होगा? जल्दी बताइए। यस यस यस, जल्दी बताइए। यस यस यस, कॉर्नर नहीं बे, कौन कौन सबसे हॉट पार्ट क्या लगता है कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे हॉट पार्ट कौन सा होना चाहिए, क्या लगता है? हाँ भाई जल्दी बताओ, नीचे वाला होगा, ऊपर वाला होगा? यस, क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है भाई, गजब। सुनो बे, सुनो सुनो सुनो, तो इसका सबसे हॉट पार्ट होता है ना, सबसे हॉट पार्ट, हाई टेम्परेचर जोन, वो ये वाला होता है। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ऐसे मतलब यहां पर इसके आसपास, यस, इसके आसपास जो पार्ट है ना, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। यस, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ध्यान रखना। हाई टेम्परेचर जोन है ये, हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का, है ना। तो जब भी कभी फ्लेम में हाथ देना हो ना, तो या मत दियो। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना सर, ये होता है लोवेस्ट टेम्परेचर जोन, है ना। यहां पर सबसे टेम्परेचर कम होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर जोन, है ना, लोवेस्ट टेम्परेचर जोन। एक्चुअली होता क्या है, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, इस मिडिल वाले पार्ट में फ्यूल और एयर दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम जबरदस्त होता है। फ्यूल, भाई फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो यहां पर जो ऑक्सीजन और फ्यूल का कॉम्बिनेशन है, जो रेशियो है, वो सबसे ऑप्टिमम है। इसी वजह से यहां पर बहुत जबरदस्त टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट, यस। और ये होता है सबसे नीचे वाला लोवेस्ट पार्ट। सर क्या इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? सर क्या इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, याद रखना इसको। यस, ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे उसने नाम दे दिया ए बी सी डी, और बताइए सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होगा? तो ये हॉटेस्ट पार्ट आता है लगभग बीच वाला, जहां पर एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो ऑप्टिमम हो, जहां पर सबसे जबरदस्त हीटिंग, जबरदस्त बर्निंग होती हो, वो हाई टेम्परेचर जोन हो। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, इसको याद रखें। एक चीज और इसमें आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो कि ये वाली जो रिड्यूसिंग फ्लेम है, ये ल्यूमिनस होती है ना, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये नॉन ल्यूमिनस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप लोगों ने सीखी। देखो इसमें प्रोसेस से सीखना है, बाकी तुम्हें जो कलर है वो कलर तुम्हें बोलूंगा कि भैया कलर याद रखो, तो याद रखने पड़ेंगे कलर, तो है ना, फिर तो कलर याद रखने पड़ेंगे। जो चीज बोली है ना, जो लिखवाई है, समझने वाली चीज है, वो ये वाली है। यस, समझ में आ गई मेरी बात? बताइए, नोट किया यहां तक आप लोगों ने? बेटा नोट कर लिया तो डन लिख देना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मैं आपको कलर बता देता हूं, किसका कलर कैसा होता है, उसको याद रखें, खुश रहे, मजा आ जाएगा आपको। बताओ जल्दी से बताओ फटाफट, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना बेटा। हाँ जी, नोट कर लिया हो तो डन लिखना बेटा जी। यस यस, तो ध्यान रखना है, जब भी हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं तो कौन सी फ्लेम में जलाते हैं? हीटेड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, है ना। किस में जलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब ऊपर वाला जो कौन है। यस यस यस, डन, आगे चले, आगे चले। यस, ऑल राइट, ठीक है जी। तो सर कलर कौन कौन से याद रखने हैं? ये रहे कलर आपकी स्क्रीन पर, है ना, ये रहे कलर आपकी स्क्रीन पर, ये कलर याद रखें भाई। अगर मान लो आपकी जो फ्लेम है, उसको जैसे ही आपने हीट किया, आपको फ्लेम में क्रिम्सन रेड कलर दिखाई दिया, तो आप समझ ना, या तो लिथियम हो सकता है या फिर वो स्ट्रोंशियम हो सकता है ना। फिर दोनों का अलग से और टेस्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आइडिया लगाने के लिए है, कंफर्मेटरी टेस्ट इसके बाद में आता है।
ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे अगर मान लो गोल्डन येलो आता है तो फिर आप बोलोगे सर ये तो सोडियम हो सकता है ना। लाइलेक आता है तो आप बोलोगे सर पोटेशियम हो सकता है। रेड वॉलेट आता है तो सर रुबिडियम हो सकता है। ब्लू आता है तो आप बोलोगे सर सीजियम हो सकता है। और अगर ब्रिक रेड आता है तो कैल्शियम हो सकता है। एप्पल ग्रीन में बैरियम हो सकता है। ग्रीन आता है विद ब्लू सेंटर, है ना, बीच में सेंटर ब्लू है लेकिन वो ग्रीन है तो Cu2+ हो सकता है। लास्ट में मैंने लिख दिया है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, है ना, डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई। इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो फटाफट, और अगर हो जाए तो डन लिखना, फिर चलेंगे आगे। यस, फिर चलेंगे आगे, फटाफट फटाफट। यस यस यस, फटाफट नोट करना बेटा, अगर हो जाए तो मुझे बताना, डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। ओ राम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट। यस 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 यस। ओ भाई, अब बताओ ये कलर के बारे में भी तुम्हें बताना पड़ेगा, मतलब है कलर भी तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे देखो ये वॉलेट कलर, ये ना, मतलब ये एनसीईआरटी में अगर देखोगे ना, अगर एनसीईआरटी में देखोगे ना पोटेशियम का वॉलेट लिखा हुआ है ना, है ना, हाँ ठीक है, अब तो ठीक है। अब कलर, कल को तुम पूछोगे सर रेड क्या होता है, सर दिखाओ ना, मतलब है सर दिखाओ ना रेड क्या होता है। चले, हो गया। चलो जी, आगे चलते हैं। यस 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 यस, हाँ हाँ, अरे भैया लाइलैक लिखा हो, वॉलेट लिखा हो, बस ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है सर, चलो जी, फ्लेम टेस्ट हो गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। फ्लेम टेस्ट हो गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस यस यस, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बोरेक्स बीट टेस्ट की। इसकी बात होगी बोरेक्स बीट टेस्ट की, है ना। ये वाला जो बोरेक्स बीट टेस्ट टेस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगर मैं वैसे देखूं तो। और ये ना मतलब ये ग्रुप 13 जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, वहां पर ये पढ़ाया जाता था, लेकिन मतलब वो अब है नहीं हमारे सिलेबस में। इस बार जेईई मेंस के सिलेबस से हटा दिया, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में वापस से। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है ना, बोरेक्स बीट टेस्ट क्या है, बड़ा बढ़िया, एकदम बढ़िया वाला टेस्ट है। देखो सबसे पहली चीज तो ये वाला जो टेस्ट है जनरली किसके लिए किया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए किया जाता है ना। जनरली किसके लिए किया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना। ये क्या शो करते हैं दादा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी इसका रोल आएगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से क्या फायदा है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या फायदा है, अभी इसका आपको रोल भी देखने को मिलेगा, आप समझ लेना अच्छे से। देखो होता क्या है, एक सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है बोरेक्स। ये रहा बोरेक्स का फॉर्मूला, बोरेक्स। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है बोरेक्स की, है ना। हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जब वापस से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोरेक्स इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आता है ना। तो ये जो बोरेक्स है ये एक ऐसा सब्सटेंस है, इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है Na2B4O7.10H2। जब आप इसको हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बाहर भाग जाता है। जैसे हीट करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया, और अगर बाहर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाता है ना। ये क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है ना। स्वेल मतलब ऐसा होता है ना, फूल सा जाता है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकला तो फूल जाएगा। अब आप क्या करते हो, उसकी फर्दर हीटिंग करते हो, है ना। इसकी क्या करते हो, फर्दर हीटिंग करते हो। फर्दर हीटिंग करने से क्या बनता है, Na BO2 प्लस BO2 B2O3 बनता है। यस, Na BO2 इसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट, और साथ में बनता है B2O3। ये एक ऑक्साइड होता है बोरोन का, जिसको आप बोरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज बोरिक एनहाइड्राइड भी आप कह सकते हो, है ना। हाँ, अब ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। आप इसको ये याद रखें, ये कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है ना। इसको बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोला था। सेस्क्यू बताया था आप लोगों को, यस सेस्क्यू बताया था ना, सेस्क्यू, है ना, 1:1:1.5 वाला रेशियो, है ना। तो ये बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोल सकते हो।
ये जो बनता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3, इसकी क्या बन जाती है, ग्लासी बीड। ऑन कूलिंग, जब इसको हल्का सा ठंडा करते हो, ठंडा करने से ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड दिखाई देगा आपको। मन का होता है ना, देखा है क्या कभी? यस यस, मन का है ना, वैसा सा ग्लास का ऐसा ट्रांसपेरेंट सा है ना, एकदम गोल सा बीड सा दिखाई देगा, मन का सा दिखाई देगा, है ना। बीड, बीड मतलब बेटा हिंदी में बीड होता है मन का। मन का मतलब इस मन का नहीं, मन का बोलते हैं हिंदी में। अब वो तुम पता नहीं कौन सी उसमें समझते हो, अब तुम्हारे घर पे क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, है ना। हाँ, तो मन का बोला जाता है सोडियम मेटाबोरेट। और ये कैसा होता है, ग्लासी, है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है। यस यस यस, हाँ, है ना। हाँ, तो इसको नोट करो बेटा, फिर इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं कलर का कैसे पता लगेगा, हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस कैसा है ना। तो एक बार इसको नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे डन लिख के बताओ, फटाफट ये काम करना जरा। यस यस, नोट हो जाए तो बताना जरा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, मोती बोलते हैं ना, मोती मतलब माला, माला में पिरोया हुआ होता है ना मोती, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। माला के अंदर जो मोती पिरोया होता है वैसा सा छोटा सा, एकदम ट्रांसपेरेंट और एकदम ग्लास जैसा दिखता है ना। हाँ, यस यस। तो कह रहा गोली, कौन सी गोली पे, गोली का क्या रिलेशन है इससे, बीट से गोली का क्या रिलेशन है? क्यों भाई, हो गया क्या? अरे नोट कर लिया ना। यस यस यस, 5 की गोली, हाँ छोटी होनी चाहिए बस, इतनी मोटी नहीं। यस यस। अरे कूल इसी को करेंगे, अभी मैं देखो प्रोसेस बताता हूँ, सुनो मैं प्रोसेस बताता हूँ, सुनो बे, सुनो सुनो सुनो, मैं प्रोसेस बताता हूँ। देखो क्या करते हैं इसमें, इसमें प्रोसेस में क्या किया जाता है, लेट से आपके पास वो क्या करते हैं ना, आपको एक बोरेक्स पाउडर दे देंगे, है ना, एक डिब्बा है मान लो, है ना, एक डिब्बा है, उसमें आपको बोरेक्स पाउडर दे देंगे, है ना, उसमें बोरेक्स पड़ा है मान लो, है ना, एक डिब्बे में बोरेक्स पड़ा है, लैब में मिल जाता है हमें, है ना। तो आपको क्या करना होता है, लैब में बोरेक्स लिया, और वही वापस से प्लेटिनम अपना था ना, प्लेटिनम जिंदाबाद, ये रहा प्लेटिनम, ये प्लेटिनम के आगे लूप बना हुआ है ना, ये रहा प्लेटिनम। आपको क्या करना है, यहां से बोरेक्स हल्का सा निकालना है और उसको इस प्लेटिनम के लूप के ऊपर लेना है, ठीक है, इसको प्लेटिनम के लूप के ऊपर लेना है। यस, ले लिया आपने। अब क्या करोगे, अब इसको ले जाके हीट कर दोगे, है ना, इसको ले जाके क्या कर दिया आपने, हीट कर दिया, हीटिंग करवा दी इसकी, इसको। तो जैसे ही हीट करते हो, ये था बोरेक्स, ये बोरेक्स अब कहां पर आ गया है सर, ये बोरेक्स आ गया प्लेटिनम के वायर के ऊपर, है ना। बोरेक्स कहां घूम रहा है, बोरेक्स घूम रहा है प्लेटिनम के वायर के ऊपर, यहां पर है बोरेक्स मान लेते, ठीक है। और ये जो बोरेक्स है, आपने जैसे इसको हीट किया, है ना, प्लेटिनम के वायर के ऊपर ही हीट करते हैं, जैसे आपने उसको हीट किया, यस, हाँ, जैसे आपने उसको हीट किया, पहले तो वो स्वेल होगा, स्वेल होगा, अभी भी और हीट करोगे, है ना, थोड़ा सा हीट किया और फिर उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए पड़ा रहने दोगे। तो जैसे ही आप उसको पड़ा रहने दोगे, जैसे ही वो वापस ठंडा होगा, तो आप देखोगे कि ये जो बोरेक्स था, ये एक एकदम बढ़िया, है ना, ये ऐसा जो आपका वायर था ना, वायर था, ये जो वायर था, इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर एकदम बढ़िया ग्लासी, एकदम एकदम चमकता हुआ सा, एकदम चमकता हुआ सा आपको बीड दिखाई देगा, है ना, बोरेक्स बीड बोलते हैं इसको, एकदम चमकता हुआ सा ट्रांसपेरेंट सा बीड दिखाई देगा। बस इतना ही काम है बोरेक्स का। बोरेक्स का जो काम है वो इस टेस्ट में सिर्फ यही होता है ना, बोरेक्स का जो काम है वो सिर्फ इस टेस्ट में इतना ही होता है कि बोरेक्स लिया और ऐसा मन का बन गया, बस इतना ही काम होता है। अब असली जो टेस्ट है वो इसके बाद स्टार्ट होता है ना, अब असली जो टेस्ट है वो इसके बाद स्टार्ट होता है। आप अब क्या करते हो, आपके पास लैब में मिलेगा सॉल्ट, है ना, सॉल्ट की पुड़िया मिलेगी आपको, क्यों भाई, अबे पुड़िया से तुम और कुछ गलत मतलब मत निकाल लेना, तो वो लैब में ऐसे ही देते हैं, पुड़िया से ही है ना, उसमें डाला हुआ सॉल्ट। तो आप क्या करोगे, आपकी ये पुड़िया है मान लो, है ना, और इस पुड़िया में आपका सॉल्ट पड़ा हुआ है ना, ये क्या पड़ा हुआ है, आपका सॉल्ट पड़ा हुआ है। आप क्या करोगे, ये वाला जो बीड है, इस बीड को इसके अंदर डालोगे, घुसाओगे, इस सॉल्ट के अंदर घुसाओगे इसको। तो जो आपका सॉल्ट होगा वो इस बीड के चारों तरफ चिपक जाएगा, है ना, लग जाएगा, इस बीड के ऊपर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब इसके बाद आप इसको वापस हीट, है ना, अब वापस आप इसको हीट करोगे। यस यस यस, हाँ। तो तुम में से तो कोई पुड़िया का शौकीन नहीं है ना, कौन सी आती है मार्केट में वो, देखो, ये विमल का शौकीन है एक बंदा, कह रहा सर एक विमल आती है, एक तानसेन भी आती है एक, है ना, हाँ, एक कह रहा, तो बताओ पता नहीं कौन कौन सी, चूना, हाँ, ये चूने का शौकीन है। अरे पढ़ लो तुम, हो रजनीगंधा बेटा अभी तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ो उसको, है ना, अभी ये फालतू चीजें छोड़ो, पुड़िया के शौकीन मत बनो, ये वाला सीखो तुम। हाँ,
आओ आओ आओ। तो अब आपने क्या किया, ये जो बीड था इसको लिया और आपके पास जो सॉल्ट था इसके अंदर डाला, सॉल्ट के अंदर डिप करवा दिया। अब इस सॉल्ट के अंदर डिप करवा के आपको क्या करना होता है, इसी को आपको हीट करना होता है बंसन बर्नर में, है ना। कहां हीट करना होता है दादा, बंसन बर्नर में। लेकिन सर बंसन बर्नर में कौन सी कौन सी कौन सी फ्लेम में, एक बार रिड्यूसिंग में, है ना, एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और दूसरी बार रिड्यूसिंग फ्लेम में, है ना। दोनों फ्लेम में आपको अलग अलग हीट करना है ना। एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जाना है, फिर उसके बाद दूसरी बार रिड्यूसिंग फ्लेम में। आप देखोगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हो सकता है उसका कलर कुछ और हो, और रिड्यूसिंग फ्लेम में हो सकता है उसका कलर कुछ और हो। तो इन दोनों फ्लेम में कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप अंदाजा लगाओगे कि आपका ये जो बीड रहा होगा, ये जो सॉल्ट रहा होगा, ये सॉल्ट कौन से मेटल का रहा होगा। मेरी बात समझ में आई, ये जो सॉल्ट है ये कौन से मेटल का रहा होगा। तो ऐसे आइडिया लगता है, ये है पूरा प्रोसेस बोरेक्स बीड टेस्ट का। मेरी बात समझ में आई क्या। सॉल्ट कौन सा होता है, वाह राकेश गौतम जी क्या बात है, क्या बात, क्या क्वेश्चन पूछा इसने। कहता है सर ये वाला जो सॉल्ट है ये कौन सा होता है। अबे अकल के अंधे, ये सॉल्ट अगर तुझे पहले बता दिया कौन सा है तो टेस्ट किस बात का कर रहा है बे, है भाई मुन्ना। अबे टेस्ट किस बात का कर रहा है, ये सॉल्ट तो तुझे नहीं पता, इसी का तो टेस्ट करना चाह रहा है, ये सॉल्ट किसका है, कौन सा मेटल प्रेजेंट है इसमें। हे भगवान, हे भगवान, एकदम सुबह सुबह ही सैल्यूट करने का मन कर जाता है, मतलब है ना, एकदम सुबह सुबह ही सैल्यूट करने का मन कर जाता है ऐसे लोग, जनता को। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ, सबसे पहले जैसे सॉल्ट मिले ना, कान में जाके टीचर से पूछ लेना सर ये सॉल्ट कौन सा है, फिर उसके बाद मैं करूंगा टेस्ट। अदे यार, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछते हो। आओ जी, तो देखो इसमें लिखा है कि इन दिस टेस्ट द प्लेटिनम लूप इज डिप्ड इन गिवन सॉल्ट एंड देन हीटेड इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम रेस्पेक्टिवली एंड द डिफरेंट कलर्स आर ऑब्जर्व्ड, है ना। डिफरेंट कलर्स आपको ऑब्जर्व होंगे। डिफरेंट कलर ऑब्जर्व क्यों होंगे, डिफरेंट कलर ऑफ बीड आर ऑब्जर्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोरेट्स ऑफ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। सोच के देखो कि उसमें कॉपर प्रेजेंट था, है ना। जब आप उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करते हो तो क्या बनता है, वो उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, तो Cu2+ बनेगा। अब ये जो Cu2+ होगा इसका कलर कुछ और होगा, है ना। आपने इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट किया तो Cu2+ बना, Cu2+ का कलर कुछ और है। अब आप क्या करेंगे, इसी को उठाओगे और इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करोगे। अब रिड्यूसिंग फ्लेम इसको वापस रिड्यूस कर देगी, मान लो कॉपर में कन्वर्ट कर दिया, तो वापस आपको कलर कुछ डिफरेंट दिखाई देगा, है ना। तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दोनों में कलर कलर डिफरेंट दिखाई देता है। डिफरेंट दिखाई देने का रीजन क्या होता है कि सर दोनों स्टेट में आपको डिफरेंट कलर दिखाई देने का रीजन है डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी वजह से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये वाला टेस्ट लेते हैं काम में, बिकॉज ये वाला टेस्ट लेते हैं काम में बिकॉज बिकॉज ये जो टेस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैंने बोला था, डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तभी डिफरेंट कलर आपको दिखाई देगा, है ना। अगर मान लो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो आपको कलर भी सेम दिखाई देगा। सिंपल सी चीज है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये रीजन है बेटा। अब इसका एक एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं बता देता हूं एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद आपको जो कलर है वो डायरेक्ट याद ही रखने, है ना। फिर उसके बाद आपको कलर डायरेक्ट याद ही रखने हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है ना, ये एग्जाम्पल दिया आपके सामने। जैसे मान लेते हैं आपका जो सॉल्ट है, आपका जो सॉल्ट है वो CuCO3 है ना, कॉपर कार्बोनेट है। या आपका गिवन सॉल्ट है, आपको नहीं पता कि ये कॉपर है ना, आपको नहीं पता कि ये कॉपर है। तो आपने कॉपर कार्बोनेट था, आपने उसको हीट किया, हीट करने से क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा और साथ में CO2 गैस बाहर चली जाएगी। अब देखो उसमें क्या प्रेजेंट था, जब आप इसको बोरेक्स के साथ हीट करते हो ना, तो बोरेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, बोरेक्स को हीट करने से क्या निकलता है, B2O3 निकलता है। और B2O3 क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो ये CO के साथ रिएक्ट करेगा B2O3 और क्या बना लेगा, कॉपर का मेटाबोरेट बना लेगा, CuBO2 होल ट्वाइस बना लेगा, जो कि कलर्ड होता है ब्लू कलर का इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, है ना। मेरी बात समझ में आई। ये कलर्ड होता है, ये कलर्ड होता है किसमें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। कौन सा कलर, ब्लू कलर। ब्लू कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉपर 2+, है ना। यहां पर देखो कॉपर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब आपने क्या किया, ये जो मेटाबोरेट है इसको हीट करना है रिड्यूसिंग फ्लेम में। अब रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो ये जो मेटाबोरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा CuBO2 में, है ना। ये कलरलेस होता है, फर्दर हीटिंग से आपको मिल जाता है कॉपर का रेड कलर का बीड,
है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो था उसमें आपको अलग कलर दिखाई दिया, रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग कलर दिखाई दिया। अगर आपको ये कलर याद है तभी आप अंदाजा लगा सकते हो, तभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर ये वाला जो एलिमेंट था उसमें कौन सा एलिमेंट रहा होगा, ये जो सॉल्ट है इसमें कौन सा एलिमेंट रहा होगा, कॉपर रहा होगा सर, है ना। तो ये एक तरह से मैं कॉपर का टेस्ट आपको कह सकता हूं। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो ना यार, हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा। यस यस यस, क्लियर हुआ, समझ में? ये एक एग्जांपल दिया है ना। अबे वीड नहीं बीड, हे भगवान क्या होगा इस जनरेशन का इस उम्र में। बेटा वीड नहीं है बेटा, ये बीड है, बीड बीड बोलते हैं इसको ना, बीड 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 का लिखा है, बीड लिखा है। यस। तो सर अब ये जो कलर है ना, सर हमें कलर बता दो सर आप, है ना। सर हम कलर याद रखना चाहते हैं, इतने प्यारे प्यारे से कलर आते हैं। सर ये देखो कलर आपकी स्क्रीन पर है, ये रहे, है ना। इतने कलर अगर तुमने याद कर लिए ना, इतने कलर ही अगर तुमने याद कर लिए ना, तो बस काम बन जाएगा अपना, है ना। तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। देखो कलर आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये रहे कलर आपकी स्क्रीन पर। यस। सर कॉपर जो होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है, देखो अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी कोल्ड में अलग कलर आता है, हीट में कलर अलग कलर आता है। कोल्ड और हॉट में हमें कोल्ड में याद रखना है और रिड्यूसिंग में हॉट में याद रखना है। तो जो Cu होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। Mn जो होता है वॉलेट रेड, यहाँ पर बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। निकल जो होता है ब्राउन और यहाँ ग्रे होता है ना। Fe जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पेल येलो होता है Fe3+ की वजह से, और रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन होता है Fe2+ की वजह से। क्रोमियम जो होता है वो ग्रीन होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बिकॉज ऑफ Cr3+, और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी कैसा रहता है, Cr3+ में ही रहता है, क्योंकि हमने बात करी थी क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट काफी हाई होती है, काफी स्टेबल होती है। इस वजह से क्रोमियम दोनों में ही ग्रीन ग्रीन में रहेगा। और वैसे अगर कोबाल्ट की बात करें तो ब्लू में रहेगा, क्योंकि दोनों में ही कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, CO2+, CO2+। यस यस यस, अरे बोलो, क्लियर है क्या? ये कलर आपको इस तरह से याद रखने पड़ेंगे। यस यस यस, अरे बोलो। नोट हो जाए तो बेटा डन लिखना, नोट कर लो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे, है ना। नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। फटाफट कर लो इस बात को, फटाफट नोट कर लो, हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। यस यस यस, अरे पढ़ लो ओ महाराज, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। बेटा जेई मेंस में पक्का क्वेश्चन है, जेई मेंस में पक्का क्वेश्चन है, पक्का 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 क्वेश्चन पूछा जाता है जेई मेंस में, फिक्स है। और एडवांस में तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, भूल ही जाओ तुम। जबरदस्त। देखो क्रोमियम और कॉपर में तो याद करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। क्रोमियम और कॉपर ग्रीन ब्लू दोनों में ग्रीन ग्रीन होता है, तो ब्लू ब्लू होता है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। Cr3+ ग्रीन होता है, CO2+ ब्लू होता है ना। ये तो हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा है ना, इतना दिक्कत नहीं आती, है ना। आप निकल के लिए ना एक छोटी सी ट्रिक याद, मतलब ऐसे कोई, अब ऐसे कोई फिक्स ट्रिक नहीं है यार, देखो सीधी सी बात है ना। मतलब ऐसी कोई फिक्स ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हो निकल के लिए, निकल बाहर वरना गया, इसको कैसे याद रखते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं लोग, निकल बाहर वरना गया। अब इससे कोई फिक्स आइडिया नहीं लगता, निकल बाहर मतलब ब्राउन वरना गया मतलब ग्रे, है ना। मतलब इस तरीके से एक आइडिया लग जाता है यार। यस यस, है ना, इससे एक आइडिया लग जाता है, इससे एक आइडिया लग जाता है कि निकल बाहर वरना गया, है ना, है ना। हाँ, इस तरह से आप याद रखो। यस। और एमएन को कैसे याद रखें, मतलब एमएन को भी याद ऐसे रख सकते हो, मन वहां कहा, है ना। मन एमएन वहां, वॉलेट कहां, कलरलेस, है ना। ऐसे याद रखा जा सकता है, मन वहां कहां। तो ऐसे भाई, ऐसे अगर किसी में ट्रिक बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतनी बन गई, मतलब अगर और भी आपके पास है, आप अगर ऐसे ट्रिक बना सको तो मतलब मुझे भी बता देना, है ना, और खुद भी याद रख लेना। यस। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो। तो निकल बाहर वरना, वरना से कुछ मतलब नहीं है, वरना गया मतलब ग्रे, और मन वहां कहां, मन वहां कहां, है ना। मन तो क्या मतलब, आज यहां कल वहां परसों वहां, ऐसे ही है भाई। यस यस। हाँ, क्यों, हाँ, तो मन का मतलब
कोई भरोसा नहीं है भाई, है ना, कोई भरोसा नहीं है। चलो आगे चलते हैं। और बोरेक्स बीट टेस्ट का ही एक और भाई होता है, बोरेक्स बीट टेस्ट का ही एक और भाई होता है जिसको फॉस्फेट बीट टेस्ट भी कहा जाता है ना, फॉस्फेट बीट टेस्ट भी कहा जाता है। दोनों जो होते हैं उसमें कलर सेम ही आता है, कलर में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑल्टरनेट टेस्ट है बोरेक्स बीट टेस्ट का। इट इज एन ऑल्टरनेट टेस्ट ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। अगर आपने बोरेक्स बीट टेस्ट कर लिया तो आपको ये वाला टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना। और नहीं तो अगर आपने बोरेक्स बीट नहीं किया है ना, आपको बोरेक्स नहीं मिला, यस बोरेक्स बीट नहीं मिला, तो आप फॉस्फेट बीट टेस्ट को याद रख सकते हो। ये वाला टेस्ट आप लोग कर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब देखो ये जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है इसको और क्या बोला जाता है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट भी बोला जाता है। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। यस, इसको हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट बनता है। वहां पर मेटाबोरेट बनता था, है ना, जब आप बोरेक्स यूज करते थे तो मेटाबोरेट बनता था। यहां पर क्या बनता है, फॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट बनता है। और ये भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है। एज इट इज सेम तरीका है, दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीका है। वहां पर आप लोग बोरेक्स लेते थे, उसको उसके ऊपर वायर के ऊपर डाल के हीट करते थे तो एक ट्रांसपेरेंट बीड बन जाता था। यहां पर आपको क्या करना है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट लेना है और उसको उस वायर के ऊपर डाल के फिर हीट करना है, तो आपको देखोगे एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाएगा, है ना। और अब इस ग्लासी बीड को घुसाना है किसके अंदर, सॉल्ट के अंदर, और फिर हीट करना है रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दोनों में अलग अलग। यस, मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, मेरी बात समझ में आई? तो अब ये जो चीज है इसमें भी देखो सेम वही चीज लिखी है कि डी ब्लॉक मेल्टर्स जो होते हैं गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ बीड ऑन प्लेटिनम लूप इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम सिमिलर टू, देखो ये चीज लिखी हुई, सिमिलर टू दैट इन बोरेक्स बीट टेस्ट, है ना। तो इसमें आपको कलर अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर वो कलर याद रख लिए हैं तो आपका काम बन जाएगा। यस, आपका काम बन जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, अगर नोट हो जाए तो आगे लिखना, लिखना जरा आप, हिसाब हो गया है, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। यस यस यस, फटाफट ये काम कर दो भाई, ये काम कर दो जरा। बताइए, फटाफट लिखो। यस यस, ठीक है, आगे चले, आगे चले आगे। प्रीवियस स्लाइड में क्या लिखना है यार, प्रीवियस स्लाइड में तो लिख लिया होगा ना, ये तो दो सीधी सी रिएक्शन ही तो है। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, उसको हीट करने से सोडियम मेटाफॉस्फेट बनता है, बस ग्लासी कलर का बीड होता है। और अमोनिया और H2O जो होता है, हीट करते हैं तो इसकी जो वेपर होती है वो बाहर भाग जाती है ना, इसकी जो वेपर्स होती है बाहर भाग जाती है। क्या दिक्कत? हाँ हाँ, चले आगे चले। यस चले, ठीक है सर, आगे चलिए आगे चलिए। और अगले टेस्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है चारकोल कैविटी टेस्ट। क्या नाम है, चारकोल कैविटी टेस्ट। बताओ जी क्या क्या टेस्ट है, मतलब जबरदस्त। चारकोल कैविटी टेस्ट, यस यस। अबे पढ़ लो भाई, पीवाईक्यूज भी करवा देंगे इसमें। जो पीवाईक्यू आएगा ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, कलर ऐसा। देखो इसमें ना एडवांस की अगर मैं बात करूं ना तो इस वाले चैप्टर से पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, एक सब्सटेंस एक सॉल्ट ए था, उसको हीट करने से इस कलर की गैस निकली और साथ में एक रेजिड्यू बी मिला। इस बी को फर्दर इसके साथ सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाने से सी बना और साथ में चौथा कंपाउंड डी बना जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। यस, डी जो था उसको फिल्टर करके बाहर निकाला, फिर उसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH में डाल दिया तो ई बन गया। बताइए ए बी सी डी ई क्या था। एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डन। और बाकी जो है मेंस में मतलब सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है ना, सीधा फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, है ना। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। अब क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें आगे करेंगे, अभी तो ये अभी कुछ नहीं चल रहा है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है भाई। असली टेस्ट तो अभी स्टार्ट होंगे जब मैं आपको कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ाऊंगा, है ना। असली टेस्ट तो कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये तो बस ऐसे ही हल्का सा हलवा है, बस हलवा, है ना। इसमें तुम ऐसे मत सोचना कि कुछ बहुत ज्यादा है ना। हाँ मतलब ये बहुत हलवा है। देखो जी, ये जो चारकोल कैविटी टेस्ट होता है ना, इसमें किया क्या जाता है, सुनना मेरी बात। आपके पास एक चारकोल का ब्लॉक होता है ना, आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक चारकोल का ब्लॉक प्रेजेंट है ना। दिस इज द ब्लॉक ऑफ चारकोल, है ना, ये चारकोल का ब्लॉक है। भाई चारकोल मतलब कार्बन ना यार, ओ भाई, अरे चारकोल मतलब कार्बन ना,
तो ये आपके पास चारकोल का ब्लॉक प्रेजेंट है। आप क्या करते हो, इसके अंदर एक कैविटी क्रिएट करते हो। कैविटी मतलब खड्डा सा, है ना, ये आपकी कैविटी है ना, एक खड्डा सा आपने इसके ऊपर बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, है ना, एक खड्डा सा बना दिया। ठीक है सर, खड्डा बना दिया, खड्डे में तो माहिर है सर, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लेना है आपको, सॉल्ट लेना है। इसके अंदर क्या डालना है, सॉल्ट डालना है, और सॉल्ट के साथ सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है ना। सॉल्ट के साथ क्या ऐड करना है, सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है। जैसे लेट से सॉल्ट आपका कोई सल्फेट सॉल्ट है ना, सल्फेट सॉल्ट लेट से CuSO4 हो सकता है ना, MnSO4 हो सकता है। कोई आपने एक सल्फेट सॉल्ट लिया और आपने सॉल्ट के साथ सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, लेकिन रेशियो याद रखना है 1:2 बाई मास रेशियो, है ना। सॉल्ट और सोडियम कार्बोनेट का रेशियो याद रखना है सोडियम बाई कार्बोनेट रेशियो। यस यस, सोडियम बाई कार्बोनेट है उसका, और सॉल्ट का रेशियो, सॉल्ट और सोडियम कार्बोनेट का रेशियो 1:2 होना जरूरी है। ठीक है सर, ये कर दिया। अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना। बंसन बर्नर को इसके पास लेके जाना है, और रिड्यूसिंग फ्लेम में ये जो आपका ये बना हुआ ना सॉल्ट, इसको गर्म करना है। रिड्यूसिंग फ्लेम में इसको हीट करना है। यस यस, रिड्यूसिंग फ्लेम में इसको हीट करना है। मेरी बात समझ में आई। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आएगा, सुनो मेरी बात, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आएगा कि साहब सोडियम कार्बोनेट क्यों इसमें ऐड किया, है ना। पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए आपके दिमाग में, सॉल्ट में सोडियम कार्बोनेट क्यों ऐड किया। यस, देखो लिखा है, द गिवन सॉल्ट इज मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड दिस मिक्सचर इज हीटेड दिस मिक्सचर इज हीटेड इन रिड्यूसिंग फ्लेम। ध्यान रखना है, चारकोल कैविटी टेस्ट में जो फ्लेम होती है कौन सी होती है, रिड्यूसिंग होती है। फ्लेम टेस्ट में जो फ्लेम होती थी वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती थी। यस, तो ये सॉल्ट था, एक सल्फेट था, उसको आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट कर दिया। अब बात ये आती है सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड करने का पर्पस क्या है, तो ये लिखता है इज दैट मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग टू मेटल ऑक्साइड। होता क्या है, सुनो मेरी बात, होता क्या है कि ये जो सॉल्ट है, लेट से सल्फेट है, सल्फेट जो होता है ना वो डिकम्पोज बहुत मुश्किल से होता है ना। सल्फेट जो होता है वो बहुत मुश्किल से डिकम्पोज होता है, और अगर ये डिकम्पोज नहीं होगा, इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, तो भाई कोई कलर, कोई प्रेसिपिटेट, कोई स्मेल ऐसे निकलेगी नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस सल्फेट को एक ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए जो खुद क्या हो जाए, खुद बड़े आराम से डिकम्पोज हो जाए। यस यस यस, जो खुद बड़े आराम से डिकम्पोज हो जाए। तो इसी वजह से इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, ताकि ये जो सल्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोनेट। और जो कार्बोनेट्स होता है, यस, ये कार्बोनेट जो होता है वो कार्बोनेट बड़े आराम से डिकम्पोज हो जाता है। बोलिए, मेरी बात समझ में आई। सोडियम कार्बोनेट ऐड करने का रीजन आपको समझ में आ गया, इस सॉल्ट को कार्बोनेट में कन्वर्ट, तो बड़े आराम से डिकम्पोज हो जाएगा। यस, ठीक है, डन। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ आप, यहां तो हमें चाहिए रिड्यूसिंग फ्लेम, और हमारे पास जो बंसन बर्नर होता है, यस, हमारे पास जो सर बंसन बर्नर होता है उसमें जो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है वो तो अंदर की तरफ होती है। यस, अरे बोलो ना भाई, ये हमारी फ्लेम है, जो रिड्यूसिंग फ्लेम है सर वो तो अंदर की तरफ है, ये वाली है रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना। अरे बोलो ना यार, सर ये वाली है रिड्यूसिंग फ्लेम। अब बात ये आती है कि सर इस फ्लेम में कैसे जलाएं इसको, बाहर तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। अरे बोलो ना, अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। ये रिड्यूसिंग फ्लेम है महाराज, इसको ऑक्सीडाइजिंग, ये अंदर है, बाहर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, सॉल्ट को हमें रिड्यूसिंग फ्लेम में जलाना है। कैसे जलाएं, कैसे जलाएं, कोई आइडिया है तुम्हारे पास, कोई आइडिया तुम्हारे पास, क्या करें, है जी, कोई आइडिया तुम्हारे पास। यस यस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। फूंकनी देखिए, फूंकनी, है ना, ऐसा डायलॉग सुना है, वह फूंकनी के, तब भूतनी के नहीं, फूंकनी के, फूंकनी ब्लो पाइप जिसको बोलते हैं। अरे भाई, जो लोग गांव से आते हैं, जो ग्रामीण बैकग्राउंड जिनका है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो संबंध रखते हैं, उन लोगों ने देखा होगा चूल्हे में आग जलाने के लिए वो ब्लो पाइप यूज काम में लेते हैं ना, ऐसे फूंक मारते हैं, उसमें एयर होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और वो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन जाके जो भी आपका फ्यूल होता है उसको जलाने का काम करता है ना। देखा है ना आप लोगों ने, फूंकनी मारी है कभी। यस, और ये जो है ना, मतलब जो शहरों के लोग होते हैं, है ना, उन्होंने तो कभी चूल्हा वूल्हा ऐसे देखा नहीं ना, चूल्हे में काम किया नहीं, तो उनका बड़ा शौक होता है, उनका बड़ा शौक होता है, बोले एक बार देना जरा हम भी फूंक मार के देखें, है ना।
और जैसे वो फूंक मारते हैं सारा धुआं उनके मुंह पे आता करने लगते हैं, क्योंकि उसकी भी ट्रिक होती है भैया, उसकी भी ट्रिक होती है। उसमें फूंक मारो लेकिन वापस सांस मत लो। आपने अगर वापस ले लिया तो जो जो भी चीज वो धुआं हो रहा होगा ना, वो अंदर घुस जाएगा और फिर खांसी आने लगेगी। फिर ट्रिक होती है ना, फूंक मारा, मुंह हटा दिया, है ना। तो सर वो जो ब्लो पाइप होती है, जो फूंकनी होती है, वो आप क्या करोगे, वो आप यहां रखोगे, सुनना मेरी बात, यहां रखोगे। ये है तुम्हारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और यहां है तुम्हारा ब्लो पाइप, है ना, ये है ब्लो पाइप, है ना, ये है ब्लो पाइप। यस, ये है तुम्हारी फूंकनी। इसमें जलाना, जैसे इसमें जलाओगे, यस यस यस, जैसे ही इसमें जलाओगे, ये जो फ्लेम है, ये जैसे इधर फूंक मारोगे, ये जो फ्लेम है वो मुड़ के ऐसे बाहर आ जाएगी। यस, ये जो फ्लेम है ये मुड़ के ऐसे बाहर आ जाएगी। और ये जो फ्लेम बाहर आई, ये कौन सी होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम। यस, ये रिड्यूसिंग फ्लेम होगी। और अब इस सॉल्ट को इस रिड्यूसिंग फ्लेम में आप बड़े आराम से जला सकते हो। मेरी बात समझे क्या? यस यस, मेरी बात समझे क्या? अरे बोलो, है ना। जब आप बाहर वाली साइड, है ना, बाहर वाली साइड ब्लो पाइप को बाहर रख के अंदर की तरफ इसमें फूंक मारोगे तो ये जो फ्लेम होगी बाहर आएगी और ये फ्लेम कौन सी होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम। यस, रिड्यूसिंग फ्लेम होगी। समझ गए क्या? डन डन डन, है ना। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी आज, एक और फूंक मारने की ट्रिक बता दी एक और, है ना। हाँ, अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। यहां पर मान लो आपने ब्लो पाइप ली और यहां पर हवा वो जल रही है ना, फ्लेम जल रही है। आपने फूंक तो मार दी और फूंक मार के अगर वापस सांस ले ली, अंदर वाला जुगाड़ है ना, ये होठ जो है ना काले पड़ जाएंगे, काले, साला देखेगा भी नहीं कोई तुम्हारी तरफ, है ना। ध्यान रखना इसको, है ना। वो जो अंदर वाली फ्लेम है ना, वो मतलब समझ गए ना तुम लोग, हाँ, हॉट किस हो जाएगा फिर वो, मतलब ऐसा ना हो, ध्यान रखना है। फूंक मारो, उसको हटा लो, है ना। इस बात का आप लोग याद रखें। लो जी, देखो सर, ये तो आपने तरीका बता दिया सर, बहुत अच्छी बात है सर, आपने सारा तरीका बता दिया। अब तो आप बता दो, अब तो आप बता दो कलर कैसा होता है ना, कलर कैसा होता है। आओ जी, आओ जी, कलर कैसा होता है। सुनो देखो, आपके पास मान लेते हैं, अभी मैंने बोला ना, आपके पास एक सल्फेट है, लेट से कॉपर सल्फेट था, उसको आपने सोडियम कार्बोनेट में बर्न किया, ये रहा सोडियम कार्बोनेट था, इसके साथ आपने मिक्स किया, है ना। मिक्स करने से बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको बोला था ना, और साथ में सोडियम सल्फेट बन गया। ये जो सोडियम सल्फेट बना है, इसको चारकोल क्या करता है, इसको चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है। यस, चारकोल क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यस, चारकोल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यस, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, देखो ना, मैंने आपसे कहा था ना, जो सल्फेट होता है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कार्बोनेट होता है वो बड़े आराम से डिकम्पोज हो जाता है। जब उसको हीट करते हो तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस निकलती है। गैस जो होती है वो मिक्सचर से बाहर चली जाती है। और ये जो CO होता है, जब आप इसको रिड्यूसिंग फ्लेम, भाई कार्बन होगा ना, रिड्यूसिंग फ्लेम से ही तो आएगा कार्बन, मैंने आपसे बोला था। यस, मैंने आपसे कहा था कि जो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसकी वजह से होता है, बिकॉज उसमें अनबर्न्ड कार्बन प्रेजेंट होता है। यस, तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन है ये क्या करेगा, इस CuO को कन्वर्ट कर देगा किस में, CO, और साथ में CO बाहर चला जाएगा। CO जो होता है वो रेडिश कलर का होता है ना, रेजिड्यू आपको मिलेगा कॉपर का। ये रेडिश, तो आपको पता लग गया, अच्छा रेड कलर का रेजिड्यू आया है, उसका मतलब ये कॉपर हो सकता है। ये मतलब सिर्फ एक आइडिया लगता है, कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग इसके बाद करते हैं, है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट इसके बाद करते हैं। यस यस यस, और मैं तो पढ़ने आया था, पढ़ाई तो रहा हूँ यार, तो ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये चलो ठीक है, पढ़ाई तो ठीक है, दैनिक जीवन में जो चीजें काम में आती है, तो दैनिक जीवन में चीजें काम में आती है वो तो और बढ़िया है ना, मतलब उनको भी, वो भी अगर साथ साथ मिल जाए हमें, है ना, वो भी अगर साथ साथ मिल जाए तो बस मजा आ जाए, फिर क्या चाहिए। यस, वो भी अगर साथ साथ चीजें मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें। यस, हाँ जी, तो आपको क्या मिलेगा, रेड कलर का कॉपर रेजिड्यू मिलेगा, मेटेलिक कॉपर का। ठीक है, ये तो जैसे मान लो कॉपर सल्फेट था, अगर कॉपर रहा होगा तो रेड कलर मिलेगा। मान लेते हैं जिंक का हुआ, फिर जिंक का सल्फेट हुआ, फिर, है ना, ये भी आपके सामने लिखा है। यस, जिंक का हुआ, फिर, है ना, जिंक का हुआ, फिर देखो, अगर मान लो जिंक सल्फेट आपके पास है, सोडियम कार्बोनेट लिया आपने, 1:2 के रेशियो मिला है, तो जिंक का कार्बोनेट बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, और ये जो Na2SO4 होगा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, चारकोल, एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल, है ना। तो ये तो चलो एब्जॉर्ब हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने इसको हीट किया, हीट करते ही कार्बोनेट जो होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, CO2 जो होती है गैस होती है, बाहर चली जाती है। यस, ये क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करते हो, है ना। जब आप उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करोगे तो जिंक की वेपर्स बनेगी, साथ में कॉपर तो बाहर चला जाएगा। जिंक जो होता है वोलेटाइल होता है, आपने आपको बताया था ना, जो जिंक होता है दादा वोलेटाइल होता है। यस, जिंक जो होता है
वोलेटाइल होता है। पढ़ लो भाई। अब यार तुम मतलब ऐसे करोगे तो फिर मैं ये सारी चीजें ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं, फिर मैं चुपचाप आऊंगा, फिर बोलूंगा जिंक कार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट के साथ जिंक कार्बोनेट बनेगा, उसको हीट कर दिया ऑक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद चारकोल रिड्यूसिंग फ्लेम में डाला, जिंक की फ्लेम बन जाएगी, और फिर उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालोगे, ZNO बन जाएगा। और ये जो ZNO होता है इसका कलर है ना, ये लिखा हुआ ZNO का कलर येलो होता है हॉट में, व्हाइट होता है कोल्ड में। बस इतना बना के काम खत्म कर दूंगा, है ना। अब यार तुम पढ़ लो बस, फिर तुम क्या था ना उसको फील ही ले जाते हो, है ना। तो फील ही ले जाते हो, उसकी फीलिंग में घुस जाते हो अंदर। बेटा नहीं, हर चीज में मत घुसो, जितना बता दिया ना उतना ही समझो, है ना, उतना ही समझो। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये जो सारी कहानी चल रही है ना एकदम ऐसे नीरस सा ना लगे आपको, है ना। ये नीरस सा ना लगे आपको, लगेगा यार ये जो सारा टॉपिक है ये ऐसे हो जाएगा कि यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ एडिशनल चीजें बताते रहो, लैब में क्या चीज होती है कैसे होती है, तो इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है टॉपिक में। कहने का मतलब ये तो ना एकदम से फील में आ जाते हो, है ना। फिर पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो, समझने लग जाते हो, है ना, ख्यालों में खो जाते हो। वो फायदे का नहीं है ना। देखो ये लिखा है जिंक जो होता है वोलेटाइल होता है, और जो वेपर होती है, और ये देखो जिंक की वेपर बनी ना, इधर जिंक की जो वेपर बनी ये वोलेटाइल है, और जिंक की जो वेपर बनती है वो रिड्यूसिंग फ्लेम से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाएगी। जो रिड्यूसिंग फ्लेम, भाई वेपर है तो वेपर ऊपर उठेगी, और जो ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर है सर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जैसे ही वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पहुंचती है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिंक की जो वेपर है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ZNO में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और जो ZNO होता है ये होता है येलो कलर का जब तक ये गर्म है, और जैसे जैसे ठंडा होने लगता है ये वैसे वैसे व्हाइट कलर का होने लगता है, ये कलर होने लगता है, कलरलेस होने लगता है। मेरी बात समझ में आई। व्हाइट व्हेन कोल्ड, कोल्ड में व्हाइट होगा, और अगर हॉट लिया है तो फिर वो येलो कलर का। ये बात समझे क्या? यस यस यस, है ना। तो अब ये कलर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आइडिया ध्यान में रखना है। इसको नोट कर लिया हो तो डन लिखो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, अगले टेस्ट के बारे में बात करेंगे फटाफट। यस यस। अरे बेटा कोई बात नहीं, चैट चैट मुझे बंद करने से कोई वो नहीं है, मैं जो मुझे पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, कोई कुछ भी लिखे, है ना, उसमें मैं पढ़ाता ही रहूंगा, चिंता मत करो। हम्म। यस हो गया, डन डन। अच्छा अब देखो, जब जब देखो आपने क्या किया, आपने चारकोल कैविटी टेस्ट किया, है ना, आपने क्या किया, चारकोल कैविटी टेस्ट किया, और चारकोल कैविटी टेस्ट में लेट से आपको कलर दिखाई दिया कौन सा, व्हाइट, है ना, कलरलेस आ गया। तो जैसे कलरलेस आता है ना व्हाइट, तो उस व्हाइट कलर से हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाता, यस, एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाता कि यार वो कौन सा एलिमेंट रहा होगा, सॉल्ट कौन सा रहा होगा। व्हाइट व्हाइट बहुत सारा होता है, इससे कोई फिक्स आइडिया नहीं मिलता। तो जब जब व्हाइट कलर मिलता है, जब जब रेजिड्यू व्हाइट कलर का आता है, हम लोग क्या करते हैं, उसी के एक्सटेंशन में एक और कलर करते हैं कंफर्मेशन के लिए, है ना, कि यार ये जो व्हाइट कलर था ये इसी मेटल की वजह से था या नहीं था। यस यस यस। तो अब उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, कोबाल्ट नाइट्रेट। कौन सा, कोबाल्ट नाइट्रेट, है ना। कोबाल्ट नाइट्रेट मेरे हिसाब से फॉर्मूला आप सब लोग जानते ही हो, है ना। ये कोबाल्ट नाइट्रेट है, और इसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो लिखता है कि ये जो टेस्ट होता है ये परफॉर्म किया जाता है जब आपका जो रेजिड्यू होता है वो किस तरह का होता है, व्हाइट इन कलर होता है। तो अब आपको क्या करना होता है, वो जो आपका सॉल्ट था, है ना, वो जो आपका व्हाइट रेजिड्यू था या फिर जो आपका गिवन सॉल्ट था, उसको आपने ऐड किया, उसमें क्या ऐड किया, 1-2 ड्रॉप्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, है ना, कोबाल्ट नाइट्रेट आप उसको कोबाल्ट नाइट्रेट उसमें ऐड कर दो, और फिर उसके बाद आप इसको वापस वही जो उसके साथ काम करते थे वही चीज वापस आप हीट करने लगोगे, सारी कहानी होगी, है ना। और फिर वापस से करेक्टरिस्टिक कलर आएगा, और जो कलर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि वो जो सॉल्ट रहा होगा वो किसका रहा होगा। नहीं, ये वेट टेस्ट नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये वेट टेस्ट नहीं है। 1-2 ड्रॉप ऐड करी है, सिर्फ 1-2 ड्रॉप ऐड करी है, एक्वा सॉल्यूशन नहीं लिया, ध्यान रखना, है ना। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, कुछ लोगों को लगता है ये वेट टेस्ट है, वेट नहीं है। 1-2 ड्रॉप कोबाल्ट नाइट्रेट की ऐड करी है, वो एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब 1-2 ड्रॉप ऐड करते हैं ना, वो पेस्ट जैसा बन जाता है। कैसा, पेस्ट जैसा बन जाता है, इसलिए हमने 1-2 ड्रॉप कोबाल्ट नाइट्रेट की ऐड करी है। ये मत समझ लेना कि वो एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये वेट टेस्ट नहीं है, अभी भी ड्राई टेस्ट है। ठीक है, जब आप उसको हीट करते हैं तो इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है
मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड्स, है ना। मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड्स तो आप लोग जानते ही हो ना, है ना। जैसे Fe3O4 होता है, हम लोग कहते हैं भाई Fe3O4 जो होता है वो FeO और Fe2O3 से मिलता है ना। तो FeO+2 Fe2O3+3 Fe3 ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना, उसको बोला था मिक्स सोडा। तो इस केस में भी जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है उसमें भी क्या मिलता है आपको, मिक्स मेटल ऑक्साइड बनता है। और ये जो मिक्स मेटल ऑक्साइड होता है इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है ना, इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। कलर मैं आपके सामने बता देता हूं, उसमें से जो दो कलर है वो बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। यस देखो ये रहा, जैसे मान लो आपने कोबाल्ट नाइट्रेट, हमने बोला ना कोबाल्ट नाइट्रेट लिया, उसके साथ सॉल्ट के साथ डाल के हीट किया, तो जो कोबाल्ट नाइट्रेट होता है वो NO2 और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, कोबाल्ट का ऑक्साइड बनता है। यस, और ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये जिंक ऑक्साइड, देखो ना यहां पर जिंक आया था ना, याद करो, ये जिंक ऑक्साइड, जिंक जो था वो ये व्हाइट कलर का था जिंक ऑक्साइड, है ना, जो हमारा लास्ट में रेजिड्यू बना था। और ये जो जिंक ऑक्साइड है ये जैसे ही कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ आएगा एक मिक्स ऑक्साइड बनाएगा COO.ZNO, इसको आप लोग COZnO2 भी लिख सकते हैं। और इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, इसको रिनमेंस ग्रीन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें कि अगर मान लो सॉल्ट जिंक का है, जिंक का सॉल्ट है, तो उस केस में आपको कलर कौन सा दिखाई देगा, ग्रीन कलर दिखाई देगा। एंड दिस ग्रीन इज नोन एज रिनमेंस ग्रीन, है ना, रिनमेंस ग्रीन। बात समझ में आई। और एक और कलर है जो आपको, देखो ये वाला कलर तो मैंने बोल ही दिया, ये याद रखना है, रिनमेंस ग्रीन। एक और कलर है, एल्यूमिनियम का अगर सॉल्ट है तो बनेगा थिनार्ड ब्लू, ब्लू होता है ना, ध्यान ध्यान रखना है, थिनार्ड ब्लू बोलते हैं इसको, याद रखना। ये जो दोनों कलर है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। यस, ये जो दो कलर हैं ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जो सॉल्ट बनेगा वो पिंक कलर का होगा, टिन का जो बनेगा वो ब्लू ग्रीन कलर का होगा, है ना। यस 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 बेटा, ग्रीन ही होता है, आप ये छोड़ो, ग्रीन ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। थिनार्ड ब्लू भी ब्लू ही होता है, आप ये ध्यान रखो बस, है ना। ये नाम है थिनार्ड ब्लू, तो नाम से क्या होता है ना, मतलब थोड़ा सा याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो आसान हो जाएगा ना भाई, क्या दिक्कत है हमें। यस यस, बताइए। डन डन, आगे चले आगे चले आगे चले, ठीक है जी, चलो जी। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है, जैसे हमने इसमें कहा था ना कि एक दो ड्रॉप ही हमें कोबाल्ट नाइट्रेट की ऐड करनी है। ऐसा ना हो कि कोबाल्ट नाइट्रेट तुमने भर भर के डाल दिया, है ना, कोबाल्ट नाइट्रेट एक्सेस में ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोबाल्ट नाइट्रेट एक्सेस में लिया तो आपको ब्लू कलर और कोई दूसरा कलर दिखाई नहीं देगा, आपको सीधा सीधा क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा, है ना। क्योंकि जो पूरा रेजिड्यू होगा ना ब्लैक कलर का हो जाएगा, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड, है ना। कोबाल्ट का ऑक्साइड बन जाएगा, और कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है ना। देखो यहां पर बना है ना, ये देखो कोबाल्ट ऑक्साइड बना है ना। अगर मान लो ये नाइट्रेट आपने बहुत ज्यादा डाल दिया तो ये बहुत ज्यादा होगा, और इसकी वजह से जो पूरा का पूरा रेजिड्यू होगा वो किस तरह का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा ना। तो हमें एक दो ड्रॉप ही डालनी होती है कोबाल्ट नाइट्रेट की। ऐसे नहीं सोचना कि क्या पता यार एक दो ड्रॉप से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना, काम चल जाएगा, है ना, तो विश्वास करके। चलो जी, अब इसके बाद ये बेटा थे मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ड्राई टेस्ट, है ना, जो हमने हीट किए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट की, है ना। हम लोग किसकी बात करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट की। हम लोग अब फिजिकली देख के पता लगाएंगे, है ना, आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। यस, फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, हम लोग आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो सॉल्ट है वो किस कलर का है, सॉल्ट के कलर से, है ना, सॉल्ट के कलर से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि ये सॉल्ट किस तरह का हो सकता है। जैसे मान लो आपने सॉल्ट देखा, है ना, आपने सॉल्ट देखा और देखा आपको लगा कि यार ये तो ब्लू कलर का सा लग रहा है यार, मतलब, है ना, ब्लू कलर का सा लग रहा है, इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि यार ये कॉपर हो सकता है, इसका मतलब, है ना। तो आप क्या ना फिर कॉपर वाले टेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे यार ब्लू कलर है तो कॉपर तो हो ही सकता है। यस, अच्छा, मान लो आपको ग्रीन दिखा, यस, ग्रीन दिखते ही आपने कहा Na2+ हो सकता है, निकल का हो सकता है, निकल के जो 2+ होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं सॉल्ट्स, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ के आए हम लोग, वो टेबल बनाई थी हम लोगों ने। लाइट ग्रीन है तो आप वो सोच सकते हो कि यार Fe2+ हो सकता है, रेडिश ब्राउन कलर Fe3+ का होता ही है। पिंक रेड है ना, आप लोगों का फेवरेट है ये तो, है ना, लड़कों का फेवरेट होता है पिंक तो, है ना। CO2+ हो सकता है, और अगर लाइट पिंक है तो Mn2+ हो सकता है। अब सोचो दिक्कत बताए यहां पर क्या होती है ना, दिक्कत क्या होती है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि यार मतलब
जैसे मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे लड़के भी हैं, उनके लिए पिंक पिंक होता है, रेड रेड होता है। लेकिन मैंने देखा है कि लड़कियों के लिए रेड रेड नहीं होता, रेड क्रिम्सन रेड होता है, रेड एप्पल रेड होता है, रेड ये वाला रेड होता है, रेड वो वाला रेड होता है। साला दिमाग खराब हो जाता है, ये मुझे तो एप्पल रेड, और ये एप्पल रेड कैसा होता है यार, हमारे लिए तो रेड रेड होता था, है ना। अब पिंक पिंक होता है, मेरे लिए तो पिंक पिंक है, कोई बोले हल्का पिंक, रोजी पिंक, ये पिंक वो पिंक, मतलब लेकिन थोड़ा सा मतलब इससे ये है कि लड़कियां स्पेसिफिक होती हैं कलर को लेके। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ और गलत तो नहीं निकाल, मतलब मत निकालना आप, कि लड़के जो होते हैं ठीक है यार, जो है ना वो है पिंक, हम ऐसे जाके बोलते हैं भैया एक रेड पेन देना, लड़के बोले भैया एक क्रिम्सन रेड देना, वो सामने वाला दुकान वाला कंफ्यूज, साला रेड तो सुना था, बाल सफेद हो गए, 40-45 साल उम्र हो गई, 50 साल, लेकिन क्रिम्सन रेड क्या होता है, ये एप्पल रेड क्या होता है, नहीं समझ आएगा उसको, है ना। हाँ मतलब ये होता है, मतलब ऐसा दिक्कत लड़कों के साथ, कोई बात नहीं। तो आपके भी जीवन में कभी फेज आएगा ऐसा, है ना, जब आपको भगवान, मैं तो चाहता हूँ भगवान आपको ऐसा वो फेज दिखाए कि जब आपको कोई बोले कि ना मुझे थोड़ा पिंक, लाइट पिंक में कुछ दिलवा दो, घर वालों के अलावा, वो तो दिलवा ही देंगे, वो तो बोलेंगे ही। आओ जी, कलरलेस सॉल्ट। अगर मान लो आपका सॉल्ट कलरलेस है ना, अगर आपका सॉल्ट कलरलेस है, यस, अगर आपका सॉल्ट कलरलेस है, तो आपको सोच सकते हो कि ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, एल्यूमिनियम, जिंक आदि के सॉल्ट हो सकते हैं। इनके जो जनरली सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनके जो सॉल्ट होते हैं जनरली वो कलरलेस होते हैं। अगर अब सोचो आपका जो सॉल्ट है वो कलरलेस है, सोच के देखो, अगर आपका सॉल्ट कलरलेस है तो आप इनके बारे में तो सोचोगे ही नहीं ना, ये तो आपने हटा दी ना खट से। अरे बोलो ना, नहीं क्या? यस 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 यस, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो सर ये तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, और सर देखो फिर उसके बाद कई बार ना हम लोग स्मेल से पता लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, स्मेल से पता लगाने की कोशिश करते हैं, और कई बार ना मतलब हम लोग उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट करके भी हल्का सा, है ना, हल्का सा उसमें 1-2 ड्रॉप पानी की डाली, या तो आप डायरेक्ट उसको पुड़िया में से उठा के टेस्ट कर सकते हो, या फिर उसमें मतलब हल्का सा पानी डाला और पानी डाल के और हाथ पे लगा के फिर भी टेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखना है इसमें, बहुत बार लोगों को ये लगता है साला साइनाइड वाइनाइड खिला के कहीं मार वार तो ना दे, है ना। चिंता मत करना, साइनाइड नहीं होता उधर, कुछ ऐसा लैब में, है ना, ऐसा लैब में आपको सॉल्ट जो होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, केमिकल ऐसे नहीं होते कि जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हो, है ना, ऐसे अगर हैं भी तो वो आपको मिलते नहीं है, वो मिलते नहीं है आपको, चिंता मत करना, घबराना मत, है ना, बिंदास होके मतलब वो कर लेना, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे क्लोरीन वगैरह होता है, क्लोरीन गैस वगैरह जो होती है ना, उनकी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, लेकिन अगर मान लो क्लोरीन थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेटेड हुआ ना, और अगर आपने मान लो बहुत ज्यादा फील में आ गए तुम लोग और बहुत ज्यादा सूंघ ली, है ना, तो हो सकता है तुम बेहोश हो जाओ एकदम से, है ना, टक्कर खा के गिर जाओ, बोले क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा हो सकता है। लेकिन मतलब हर चीज का एक लिमिट है, मतलब ज्यादा फील में नहीं आना होता, कहने का मतलब ये है ना। जैसे मैंने बोला ना 1-2 ड्रॉप डालनी तो 1-2 ड्रॉप ही डालनी है, ज्यादा लालच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। यस, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो स्मेल जो होता है ना, वो स्मेल कैसे करें, टेक टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ऐड ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड स्मेल, हल्का सा पानी डालो उसमें, है ना, 1-2 ड्रॉप पानी की डालो। ऐसा मत करना कि पानी बहुत ज्यादा डाल दिया तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना, एक्वस सॉल्यूशन बन गया, वो नहीं करना, है ना। स्मेल हमें पता लगानी है तो थोड़ा सा पानी डालो और फिर उसके बाद उसको स्मेल करो। अगर मान लो, हाँ लेकिन एक चीज और है, जुकाम और नहीं होनी चाहिए, आपके नाक बंद और नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साला कुछ नहीं पता लगेगा, स्मेल का क्या पता लगेगा फिर, है ना। हाँ, तो जैसे मान लो अगर आपको रोटन एक्स स्मेल आती है, रोटन एक्स स्मेल जो आती है वो किसकी वजह से आती है, H2S गैस जनरली उसकी वजह से होती है, तो आपको हल्का सा आइडिया लगेगा, हल्का सा आइडिया लगेगा यार ना, सल्फाइड आयन हो सकता है ना। तो सर एनायन का टेस्ट फिर आप किसकी तरफ भागोगे, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप भागोगे सल्फाइड आयन की तरफ। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो आपको अमोनिया जैसी स्मेल दिखती है, दिखती क्या मतलब, अमोनिया जैसी स्मेल फील होती है, अमोनिया, है ना। यस, अमोनिया की स्मेल पता कैसी होती है, तो जैसे ही अमोनिया की स्मेल आएगी तो आप लोगों को, आप सोच सकते हो कि यार इसका मतलब अमोनियम आयन हो सकता है ना। वो जो सॉल्ट है उसमें कौन सा आयन हो सकता है, अमोनियम आयन हो सकता है, और आप अमोनियम आयन के लिए फिर टेस्ट करने की कोशिश, बोलो बोलो बोलो, मेरी बात समझ में आई क्या? यस 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 यस। है ना, हाँ मतलब अगर जिसको स्मेल नहीं पता ना, वो जो होता है ना पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना, एक बार, पब्लिक जो टॉयलेट्स होते हैं ना उसमें उसके उसके पास से निकल जाना, मतलब अंदर जाने की जरूरत नहीं, अंदर तो जा ही नहीं पाओगे,
आप उसके पास से निकल जाना, सामने से, है ना, जो भी एकदम, है ना, महक आए ना, वो समझना वो अमोनिया की स्मेल वैसी होती है। हाँ, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं विनेगर लाइक स्मेल, है ना, विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर आप सब लोग जानते हो, घरों में भी यूज होता है, उसकी जरा स्मेल आए, इसका मतलब वो एसिटेट आयन जो होता है, एसिटिक एसिड जो होता है, उसकी वेपर की वजह से हो सकती है, और एसिटिक एसिड की वेपर है, मतलब उसमें एसिटेट आयन हो सकता है ना। तो आप देखोगे जनरली कोई भी जो सॉल्ट्स होता है ना, उसमें एनायन की वजह से, जनरली मतलब केटायन अगर मैं इसको छोड़ दूं, तो जनरली जो एनायन होते हैं वही आपके कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, तो एनायन की जो वेपर होती है बड़े आराम से बनती है ना। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अमोनियम सॉल्ट हो गया, उसमें आपका केटायन भी वोलेटाइल हो सकता है ना। ये इन्फॉर्मेशन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, अगर मतलब ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद तो मतलब एक जनरल स्टेटमेंट हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जनरल स्टेटमेंट ऐसे ही बोलते हैं कि जो एनायनिक पार्ट होता है सॉल्ट का वोलेटाइल होता है, और जो कैटायनिक होता है वो नहीं, कम होता है, कम होता है, लेकिन अमोनियम जो आयन होता है वो काफी वोलेटाइल होता है ना। इसी वजह से अमोनियम को अलग से पढ़ा जाता है। जब मैं आपको कैटायन पढ़ाऊंगा तो अमोनियम को बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे हम लोग, अमोनियम का ग्रुप ही अलग से बना दिया गया है ना, तो वो हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीजें है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। रोटनिक स्मेल, जैसे ही रोटनिक स्मेल का नाम आता है ना, 100% श्योर हो जाते हैं हम लोग कि यार H2S हो सकता है और सल्फाइड आयन उसमें। तो ये जो ऐसे स्मेल कलर होते हैं ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना इस। फिर उसके बाद कई बार हम लोग डेंसिटी से भी पता लगा लेते हैं, है ना। एक बार हम लोग डेंसिटी से भी पता लगा सकते हैं, हालांकि इतना ज्यादा नहीं पता लगता डेंसिटी से, लेकिन फिर भी मतलब कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे उनको हाथ में लिया बहुत हैवी से लगेंगे आपको, है ना, ऐसे लगेंगे हैवी है, बहुत ज्यादा है, हैवीली डेंस अगर सॉल्ट है, इसका मतलब लेड या फिर बेरियम का सॉल्ट हो सकता है। और जैसे ही मान लो आपने हाथ में लिया, हाथ में रुई सा लगा हो जैसे, है ना, ऐसे लगेगा जैसे रुई सी पड़ी हो इसमें, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे लगेगा जैसे रुई सी पड़ी हो, है ना, रुई जैसा फील होगा, बहुत हल्का सा फ्लफी सा होगा। तो आपको, आप सोच सकते हो कि इसका मतलब वो कार्बोनेट आयन हो सकता है ना, इसका मतलब वो कार्बोनेट आयन हो सकता है। यस यस यस। फिर उसके बाद हम लोग और सोच सकते हैं कि वो डेलिक्वेसेंस भी हो सकता है। कई बार कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो डेलिक्वेसेंट इन नेचर होते हैं। आप बोलोगे सर ये डेलिक्वेसेंट क्या है साला। डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है, देखो आपके सामने लिखा है, कोई भी जो सॉल्ट होता है उसकी वाटर को या फिर मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने की टेंडेंसी व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड बिकम लाइक पेस्ट, है ना, मतलब ऐसे ऐसे लगेगा जैसे उसको आपने जैसे ही रखा ना बाहर, है ना, जैसे आपने उसको बाहर रखा हवा में, एटमोस्फियर में, एटमोस्फियर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एटमोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर की वेपर्स, यस। और वो जो वाटर की वेपर्स हैं, वो वाटर की वेपर उसको, वो सॉल्ट उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा और खुद ना मतलब ऐसे डिसॉल्व होने लग जाएगा, ऐसे लगने लगेगा जैसे डिसॉल्व होने के कगार पे, है ना। तो वो उसको बोला जाता है डेलिक्वेसेंट इन नेचर। अगर ऐसा आपका सॉल्ट है, अगर आपका ऐसा सॉल्ट है, तो मैग्नीशियम का सॉल्ट हो सकता है, NaOH हो सकता है, AlCl3 या फिर FeCl3 हो सकता है। ये एक आइडिया है जो हम लोग लगाते हैं जनरली। यस 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 यस, क्लियर है। तो दिस इज डेलिक्वेसेंस, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये थे फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट, है ना। फिजिकल अपीयर, फिजिकली हमने देखा, यस, फिजिकली हमने देखा और देखते ही हमें पता लग गया कि यार ये इस तरह का हो सकता है। फिर हम लोग उसके आगे का टेस्ट करते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे का टेस्ट करते हैं। अब इसके बाद आता है सबसे लास्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ड्राई हीटिंग टेस्ट। देखो हम लोग अगली क्लास में ना कंफर्मेटरी टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भाई जब हम लोग लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं तो पूरा ही देख लेना उसको कि क्या है क्या नहीं है ना। इसी वजह से मैं सारा सब कुछ आपको बता रहा हूं। तो सबसे लास्ट जो आता है वो होता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट में क्या करते हैं, आपके पास लैब में टेस्ट ट्यूब तो होती है ना, है ना, होती है ना भाई। अरे इतने पैसे तो होते हैं स्कूल वालों के पास कि तुम्हें टेस्ट ट्यूब डलवा दी, टेस्ट ट्यूब दे दी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप यहाँ क्या करते हो, एक सॉल्ट लेते हो, है ना, ऊपर से सॉल्ट डाला, है ना। ध्यान रखना इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जब भी आप लैब में टेस्ट करते हो ना, है ना, जब भी आप लैब में टेस्ट करते हो तो आपका जो ट्यूब होता है ना, उसको बर्नर के ऊपर ऐसे उल्टा उल्टा ऐसे डाल के और 2-3 बार ऐसे करते हो, या फिर उसमें फूंक मारते हो, है ना, देख लेते हो कि सर मतलब उसमें कहीं पर भी पानी नहीं होना चाहिए, है ना, पानी नहीं होना चाहिए। ड्राई हीटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपने सॉल्ट डाल दिया और यहां पर आपने उसको हीट करने की कोशिश की, या आपने बर्नर लगा रखा और यहां से इसको हीट कर रहे हो, यस, हाँ, है ना, है ना, है ना, हाँ। तो टेक ए ड्राई टेस्ट ट्यूब विद गिवन सॉल्ट एंड हीट इन बंसन फ्लेम, ठीक है। अब देखो हो सकता है जैसे आप इस सॉल्ट को हीट करते हो, इस सॉल्ट में से कोई गैस रिलीज हो सकती है, इस सॉल्ट में से कोई गैस होती है वो रिलीज हो सकती है, गैस गैस रिलीज हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं, गैस जो होती है
यस यस यस। गैस जो होती है वो किस किस तरह की हो सकती है मैं आपको बता देता हूं। और ये जो गैसेस होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक गैस रिलीज हुई, उसका कलर मान लो रेडिश ब्राउन था, रेडिश ऑरेंज था, इस तरह का कलरलेस गैस थी, पिंक कलर की थी, है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा कलर का ध्यान रखना है। आपकी जो गैस हो सकती है वो कलरलेस हो सकती है और ऑर्डरलेस हो सकती है ना। कुछ नहीं पता लगेगा ना, कलर आपको ऐसा दिखेगा जैसे कोई फ्यूम सा जा रहा है, व्हाइट व्हाइट कलर का फ्यूम जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो आपको सोच सकते हो कि वो जो गैस है वो CO2 हो सकती है। वो जो गैस है कौन सी हो सकती है बेटा? CO2, क्योंकि जो CO2 होती है उसका कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। आप ये भी सोच सकते हो कि वो गैस कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है। अगर मान लो आपने सोचा, मतलब आप लेट से अगर आप सोचते हो कि वो CO2 हो सकती है, हालांकि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे हम लोग कि CO2 है या फिर नहीं है, बट स्टिल अगर आपने सोचा कि CO2 हो सकती है, तो बेटा जो CO2 अगर है, इसका मतलब जो आपका सॉल्ट में आयन जो प्रेजेंट हो सकता है वो या तो कार्बोनेट हो सकता है या बाइकार्बोनेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपका कोई सॉल्ट कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट है, तो हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा ये चीज, तो उसको हीट करने से CO2 गैस इवॉल्व करते हैं, है ना। यस यस, उसको हीट करने से CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो आप ऐसे आइडिया लग सकता है कि जैसे ही हीट आपने CO2 देखा, यस, जैसे ही आपने देखा कि कोई कलरलेस गैस निकल रही है, आपने सोचा यार CO2 के बारे में सोचता हूं, तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा या तो कार्बोनेट हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट हो सकता है। लेकिन लेट्स से आपको दिखा कि यार ऑक्सीजन हो सकता है, तो ऑक्सीजन किसकी हीटिंग से निकलती है? ऑक्सीजन आप क्लोरेट को हीट करते हो तब निकल सकती है, ब्रोमेट को हीट करते हो तब निकल सकती है, पर क्लोरेट को हीटिंग से भी आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारे, हाँ, फिर फर्दर टेस्ट कर सकते हैं, है ना, फिर लाइम वाटर टेस्ट वगैरह आगे करेंगे, वो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, है ना। वो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, लाइम वाटर टेस्ट होगा, है ना। वो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, फिर उसके बाद और ज्यादा पास किया, लेकिन वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है। आइडिया लगाना है, आइडिया लगा के फिर हम लोग आगे चेक करना है। जैसे अगर मान लो कलरलेस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि NO2 है, ये तो पक्का हो गया कि नाइट्रोजन तो नाइट्रेट तो आयन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसे मतलब आइडिया लगाते हैं कलर के हिसाब से। तो सबसे पहला आता है कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस, उसका एग्जांपल आपके सामने CO2 और O2, और CO2 और O2 है तो कौन सा सॉल्ट हो सकता है वो भी आपके सामने बता दिया है। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है, यस, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी गैस है वो कलरलेस तो है लेकिन उसका ऑर्डर है। यस, कलरलेस तो है लेकिन कुछ ना कुछ तो उसकी ऑर्डर है। और ऑर्डर क्या हो सकता है सर? वो रोटन एग स्मेल हो सकती है। अभी मैंने आपको बोला रोटन एग स्मेल है, इसका मतलब H2S गैस हो सकती है ना। इसका कोई कलर नहीं होता लेकिन ऑर्डर बहुत तीखी होती है, बहुत जबरदस्त होती है। तो इसका मतलब आप सोचोगे सर उसमें सल्फाइड आयन हो सकता है। ये तीनों तो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर अमोनिया की स्मेल आती है, इसका मतलब वो जो वेपर थी वो अमोनिया की हो सकती है और उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट हो सकता है। विनेगर लाइक जो स्मेल होती है वो एसिटिक एसिड की वेपर की वजह से होती है, यस, और वो एसिटेट आयन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? है ना। और सर ऐसा भी हो सकता है सल्फर बर्निंग स्मेल होती है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, जैसे हमने बोला ना टायर जलाया जाता है ना, टायर जलाते हो या फिर ऐसा कूड़ा करकट जिसमें सल्फर का कंटेंट प्रेजेंट हो, जिसमें रबर प्रेजेंट हो, क्योंकि रबर जो होता है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, वल्कनाइज सल्फर पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो वो जो सल्फर होता है उसको बर्न करने से SO2 निकलता है, और SO2 जो होता है वो सफोकेटिंग स्मेल होता है, किस तरह का? सल्फर जैसा, है ना। इसका मतलब सल्फाइड आयन या फिर थायोसल्फेट आयन हो सकता है ना। तो ये वापस से बोल देता हूं, इस तरह से आइडिया हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल मतलब बहुत भयंकर तीखी गैस होती है, बहुत जबरदस्त तीखी, है ना। तो वहां से आपको आइडिया लगाना है कि इसका मतलब वो HCl हो सकता है, और HCl जो होगा इसका मतलब उसमें जो आयन प्रेजेंट हो सकता है एनायन हो सकता है Cl-। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये गैसेस के कलर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बजाय P ब्लॉक S ब्लॉक से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। S ब्लॉक P ब्लॉक से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरी बात समझ गए क्या? यस यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो ये पंजेंट स्मेल हो गया। अब सर गैस तो ऐसी भी हो सकती है कि जिसका कलर भी हो और जिसका ऑर्डर भी हो, बिल्कुल हो सकता है, यस, कलर भी है और ऑर्डर भी है। जैसे रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, कलर्ड गैस होती है, ऑर्डर भी होती है ना। कलर्ड है ये रही रेडिश ब्राउन गैस, है ना। कौन कौन सी? NO2 हो सकती है, ब्राउन Br2, दोनों ही रेडिश ब्राउन होती है। NO2 के बारे में तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया ना, मतलब इसको हीट करने से, है ना, इसको हीट करने से एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिली, तो वहां से आइडिया लगाना है अगर रेडिश ब्राउन है तो NO2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। NO2 है इसका मतलब उसमें नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट आयन हो सकता है, बिकॉज नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट को हीट करने से, है ना, हीट करने से
आपका NO2 गैस रिलीज हो सकता है। ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्रोमाइड होता है, ब्रोमीन गैस होती है, वो भी रेडिश ऑरेंज कलर की ही। यस, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद येलोइश ग्रीन, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था ना। अरे यार ये चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी है। ब्रोमीन जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, वहां पर याद करो पी ब्लॉक एलिमेंट में, है ना। येलोइश अगर है ग्रीन कलर की तो क्लोरीन हो सकती है, वॉलेट कलर की है तो वो आयोडीन हो सकती है। आयोडीन है इसका मतलब आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। येलोइश ग्रीन है मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस, मेरे हिसाब से कहानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, है ना। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लिखता है कि इनर कोन इज रिड्यूसिंग फ्लेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स और प्रेजेंस ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, है ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यस यस यस, क्लियर। तो ये भाई डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के कलर्स हैं, है ना। थोड़ा सा आप इसको याद रखने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप इसको याद रखने की कोशिश करें। चलो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, तुम्हारे ऊपर, है ना। ज्यादा पढ़ाते ना मतलब वैसे दया से आने लगती है इस चैप्टर में, है ना। हाँ, थोड़ा दया से आने लगती है कि यार अब छोड़ देते, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग ड्राई हीटिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में ड्राई हीटिंग टेस्ट को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस, ड्राई हीटिंग टेस्ट को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसको खत्म करने के बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में आइडिया दूंगा, है ना। सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। फिर उसके बाद सोडियम एक्सट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा आपको, वो क्या होता है। और फिर अगर अपने पास टाइम रहा तो हम लोग कल वाली क्लास में ही कंफर्मेटरी टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। यस, कल वाली क्लास में ही कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही करेंगे। रिवाइज करते रहो भाई। ये जो चैप्टर है मैं आपको फिर बोल देता हूं, ये जो चैप्टर है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में इससे, क्योंकि हमारा जो वो मैनुअल है, जो लैब मैनुअल है, उसमें ये वाले टेस्ट दिए हुए हैं। और जो लैब मैनुअल होता है उसमें से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने वो फ्लेम वाला क्वेश्चन बताया था, फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है और सबसे कम टेम्परेचर वाला जोन कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इस चैप्टर में कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा ऐसे कहीं छोटा मोटा कुछ इन्फॉर्मेशन दे के और कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो चैप्टर है इसमें बिल्कुल थ्योरी होती है, नहीं होता, सिलेबस भी हमें टाइम पे कवर करना है, तो चीजें इसमें याद रखने वाली है। जहां जो चीज समझाने वाली होगी उसको मैं समझाऊंगा, जो चीज याद रखने वाली होगी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कलर ऐसा होता है, इसका प्रेसिपिटेट ऐसा होता है, स्मेल ऐसी होती है, यार मतलब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो चीज तो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। उसका मेरे पास भी इस तरह का कोई इलाज नहीं, ठीक है। मैंने आपसे बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका सिलेबस मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या मतलब मैं कवर हो ही जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। नहीं भी होता तो एक आधा लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, कभी एक्स्ट्रा लेके उसको निपटा देंगे, है ना। लेकिन 10 जनवरी से पहले पहले आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो जी। फिर आज का होमवर्क क्या है? आज आपके होमवर्क में और कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें आज बढ़िया बैठ के, है ना। डीपीपी आज आपको फिर नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, इस वजह से डीपीपी नहीं दे रहा हूं मैं आज। और क्या करना है रिवीजन के बाद आप, और हाँ मॉड्यूल कर सकते हो, वापस से मैं लिख देता हूं मॉड्यूल आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का जरूर करें। यस, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का मॉड्यूल उसको निपटा दें आप लोग बढ़िया ढंग से। यस, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मॉड्यूल है उसको बढ़िया ढंग से निपटा दें, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर आज का खत्म करें, आज हम लोग टॉपिक खत्म करते हैं। यस यस यस, है ना, ठीक है जनाब। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों से, वापस कल मिलेंगे, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें दादा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।